स्वागत है आप सभी का आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी रीबर्थ ऑफ अ लेजेंड, द गर्ल हु बिकेम अ सर्जन, जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। अध्याय 1। पहला सोमवार। बोर्डरूम के वोट को गुजरे 6 महीने हो चुके थे और अनन्या मलिक ये सीख चुकी थी कि स्वीकार किए जाने का मतलब ये कतई नहीं होता कि आप वहां से ताल्लुक रखते हैं। वो आज भी कार्यकारी तल एग्जीक्यूटिव फ्लो पर बाकी सबसे पहले पहुंच जाती थी। यह एक ऐसी पुरानी आदत थी जो उस जीवन की देन थी जिसे कोई और नहीं जानता था। जब ऐसे लोगों से भरी इमारत में जीने का एकमात्र तरीका यही था कि उनके आने और जांच करने से पहले आप अपनी मेज पर मौजूद मिलें। रणनीति समिति स्ट्रेटजी कमेटी का वो कमरा अब उनका था, छोटा लेकिन वास्तविक, कांच की दीवारों वाला एक कमरा उस कॉर्नर ऑफिस से 3 दरवाजे दूर, जिसके लिए मरने को तैयार रहने की बात उन्हें अपने उस पुराने जीवन में याद थी। अभी वो उस कॉर्नर ऑफिस की मालिक नहीं बनी थी, आसपास भी नहीं थी, लेकिन इतनी पास जरूर थी कि हर सुबह उसके दरवाजे पर अपनी परछाई देख सके, और इतनी दूरी पर कि वो दृश्य अब उन्हें पहले कुछ हफ्तों की तरह चौंकाता नहीं था। हालांकि इस सोमवार को 14वें तल की हवा में कुछ ऐसा था जो लिफ्ट से बाहर कदम रखते ही बिल्कुल अलग महसूस हुआ। बहुत ज्यादा शांत, उस तरह की खामोशियां जो उनके पहले जीवन में बोर्ड के मेमो आने से पहले हुआ करती थी, तब जब उन्होंने किसी कंपनी के मिजाज को वैसे पढ़ना सीखा था जैसे नाविक मौसम को भांपते हैं। मीनाक्षी राव हाथ में कॉफी लिए उनके दफ्तर के बाहर इंतजार कर रही थी, जिनके चेहरे के भाव सावधानी से ऐसे सजे थे कि उन्हें पूरी तरह घबराहट तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन वे उससे ज्यादा दूर भी नहीं थे। मीनाक्षी ने अभिवादन करने के बजाय उनकी तरफ एक टैबलेट बढ़ाते हुए कहा, 9 बजे वाली मीटिंग से पहले आप इसे देखना चाहेंगी। यह इस सप्ताहांत आया है। लीगल टीम इसे देख चुकी है। आपके पिताजी भी इसे देख चुके हैं। अनन्या ने अपनी चाल धीमे किए बिना टैबलेट थाम लिया और अपने दफ्तर के भीतर जाते जाते दस्तावेज पर नजर दौड़ाने लगी। एक पत्र, औपचारिक, ठंडा, एक ऐसे लेटरहेड पर छपा जिसे वह नहीं पहचानती थी, जो वेयर कैपिटल पार्टनर्स नाम की एक फर्म की तरफ से मलिक इंडस्ट्रीज के बोर्ड को संबोधित था, जिसमें उन लोगों की खास बेपरवाह शालीनता झलकती थी जो बातचीत शुरू होने से पहले ही यह तय कर चुके होते हैं कि उसका अंत क्या होगा। हम मलिक इंडस्ट्रीज के बोर्ड को औपचारिक रूप से यह सूचित करने के लिए लिख रहे हैं कि वेयर कैपिटल ने पिछले 4 महीनों में ओपन मार्केट खरीद और प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए कंपनी में 14.2% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है। हम आगे कंपनी की रणनीतिक दिशा के संबंध में एक सार्थक बातचीत की उम्मीद करते हैं। अनन्या ने इसे 2 बार पढ़ा। 14%, चुपचाप बनाई गई हिस्सेदारी, जाहिर तौर पर बिना किसी सुगबुगाहट के, तब तक जब तक कि यह आंकड़ा इतना बड़ा न हो जाए कि इस पर ध्यान देना पड़े। उन्होंने टैबलेट को मेज पर रखते हुए धीरे से कहा, 14% से इस मेज पर कोई हक नहीं मिलता। अकेले इसके दम पर तो बिल्कुल नहीं। इस व्यय के पीछे कौन है? मीनाक्षी ने दरवाजा बंद करते हुए और आवश्यकता से अधिक पुरानी आदत के तहत अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, दिलचस्प बात यही है, वेयर कैपिटल सिंगापुर में रजिस्टर्ड है। 18 महीने पहले शुरू हुई। इसकी मैनेजिंग पार्टनर देविका ओबरॉय नाम की एक महिला है। इसके बाद एक जानबूझकर लिया गया ठहराव आया, जो अनन्या की प्रतिक्रिया पर नजर रखे हुए था। आपने इनका नाम नहीं सुना होगा। किसी ने नहीं सुना था, लगभग 1 साल पहले तक। लेकिन इसका मुख्य रणनीतिकार, चीफ स्ट्रेटेजिस्ट, जिस व्यक्ति ने इस पूरे अधिग्रहण की रूपरेखा तैयार की है, वो कभी टैनवे होल्डिंग्स के लिए काम करता था। अनन्या बिल्कुल स्थिर हो गई। टैनवे होल्डिंग्स, सिंगापुर का वो जॉइंट वेंचर, वो हेज जिसे उन्होंने कंपनी के 40 करोड़ रुपए डुबाने से पहले ठीक कर लिया था, उस मीटिंग में जिसने इस जीवन में पहली बार उन्हें रोहन की नजरों में ला खड़ा किया था। उनके पहले जीवन में वो डील भयानक तरीके से विफल हो गई थी, और तब उन्होंने एक बार भी यह नहीं जाना था कि उस कंसल्टेंट का क्या हुआ जिसकी लापरवाह 6 महीने की हेजिंग विंडो ने ये सब किया था, या टैनवे के उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने किसी वरिष्ठ अधिकारी के ध्यान देने से पहले चुपचाप मलिक इंडस्ट्रीज के नुकसान से मुनाफा कमाया था। इस बार उन्होंने उस पतन को होने से पहले ही रोक दिया था, जिसका मतलब था कि कारण और परिणाम के उस ताने बाने में, जिसे समझने का उन्होंने 6 महीने से यह मानकर भ्रम पाल रखा था कि वह इसे दुनिया के किसी भी इंसान से बेहतर जानती है, उन्होंने अनजाने में उन लोगों के साथ भविष्य में होने वाले अंजाम को भी रोक दिया था। वह पतन, वह निष्कासन, वह चुपचाप कॉर्पोरेट से बेदखली जो उनके पहले जीवन में संभवतः उस कंसल्टेंट और उसके सहयोगियों को नए अवसरों की तलाश में भटका चुकी होती। अनन्या ने मन ही मन धीरे से सोचा, मैंने कंपनी को उस नुकसान से बचा लिया। यह विचार एक ऐसी गलती के स्पष्ट और ठंडे एहसास के साथ उनके मन में घर कर गया,
जिसके बारे में उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो करने में सक्षम थी। और इसे चुपचाप सुलझाते हुए मैंने एक बार भी यह नहीं सोचा कि इस पतन से जो लोग बर्बाद होने वाले थे वे इस जीवन में अभी भी बाहर ही है, सुरक्षित, बेदाग और जाहिर तौर पर इतने धैर्यवान कि उन्होंने 18 महीने सिर्फ एक ऐसी नई कंपनी खड़े करने में बिता दिए जो विशेष रूप से हमारे पीछे आने के लिए बनाई गई हो। मीनाक्षी ने उनके चेहरे को देखते हुए कहा, आपको लगता है कि यह बदला है? किसी ऐसी बात के लिए जिसके बारे में मैं नहीं जानती? अनन्या ने सावधानी से कहा, मुझे लगता है कि किसी एक गलती को सुधार देने से वे लोग गायब नहीं हो जाते जो उसके होने का इंतजार कर रहे थे। ये सिर्फ ये बदल देता है कि वे आगे क्या करते हैं। उन्होंने ऊपर देखा, देविका ओबरॉय के बारे में जो कुछ भी मिल सके वो मुझे ला कर दो। सार्वजनिक फाइलिंग वाली जानकारी नहीं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि 18 महीने पहले जब वेयर के पास पूंजी को सही साबित करने वाला कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था तब उसे फंडिंग किसने दी थी, और बोर्ड का क्या? अनन्या ने कहा, बोर्ड की मीटिंग 9 बजे है। शुरू होने से पहले मुझे अपने पिता के साथ 15 मिनट चाहिए। अनन्या की पहली वास्तविक यात्रा के बाद से अरविंद मलिक का दफ्तर बदल चुका था, नाटकीय रूप से नहीं बल्कि उन छोटे तरीकों से जो उन्हें बताते थे कि उस व्यक्ति के सावधानी से बनाए गए मुखौटे के पीछे कुछ सचमुच बदल गया था। उनकी मेज के कोने पर अब एक फ्रेम की हुई तस्वीर रखी थी, अनन्या, उनकी माँ और खुद अरविंद, जो 3 महीने पहले एक डिनर के दौरान खींची गई थी, जिसे देखने में अनन्या को आज भी अजीब लगता था। यह उस जीवन का प्रमाण था जिसके लिए उनके दोनों में से किसी भी जीवन ने उन्हें तैयार नहीं किया था। जब वो अंदर गईं, तो अरविंद पहले से ही वेयर का पत्र पढ़ रहे थे। चश्मा उनकी नाक पर नीचे सरका हुआ था और चेहरे के भाव उस खास तरीके से भावहीन थे जिसे उन्होंने इन 6 महीनों में समझ लिया था कि इसका मतलब यही था कि वो जितने चिंतित हैं उससे कहीं ज्यादा उसे छिपाना चाहते हैं। बिना नजर उठाए उन्होंने कहा, 14%। इतनी खामोशी से बनाया गया कि हमारी खुद की मार्केट सर्विलांस ने तब तक इसका पता नहीं लगाया जब तक फाइलिंग ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर नहीं किया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अनन्या ने उनके सामने बैठते हुए कहा, यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि जिसने भी यह स्थिति बनाई है वह जानती थी कि उन तमाम सीमाओं के दायरे में कैसे रहना है जो हमारी छानबीन को ट्रिगर कर सकती थी। ये किस्मत नहीं है, यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस कंपनी की रिपोर्टिंग संरचना को इतनी अच्छी तरह समझता है कि उसके इर्द गिर्द जानबूझकर कदम बढ़ा सके। अरविंद ने धीरे से पत्र नीचे रख दिया। आपको लगता है कि यह अंदर से ही आया है? अनन्या ने कहा, मुझे लगता है कि यह किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ से आया है जो सिंगापुर हेज संकट को किसी भी बाहरी निवेशक की तुलना में कहीं अधिक बारीकी से समझता है। मीनाक्षी को वेयर के नेतृत्व और टैनवे होल्डिंग्स के बीच एक संबंध मिला है। जिस तरह की घटनाओं में वो डील विफल हो जाती जैसी कि वो मूल रूप से होने वाली थी, उसमें टैनवे के कुछ लोग और उनके कंसल्टेंट होते जिन्होंने हमारे नुकसान से भारी मुनाफा कमाया होता, और इस कंपनी के भीतर के कुछ लोग जिन्हें इसके लिए दोषी ठहराया जाता और इस लापरवाही के लिए संभवतः बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता। मैंने उस पतन को होने से वे लोग नुकसान उठाने से बच गए हों, और जाहिर तौर पर वे इतने काबिल या गुस्से में हैं कि उन्होंने तब से लेकर अब तक का समय विशेष रूप से हमारे खिलाफ निशाना साधने वाली कोई चीज बनाने में खर्च किया है। उनके पिता ने एक लंबी पल के लिए उनका अध्ययन किया। उनकी आंखों के पीछे कुछ जटिल सा उमड़ रहा था, पूरी तरह से संदेह नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की खास बेचैनी जो 6 महीनों से धीरे धीरे ये सीख रहा था कि उसकी बेटी इस कंपनी के जोखिमों को किसी ऐसे अंतर्ज्ञान से समझती है जो उसके 3 महीने के कार्यकाल को जुटलाता है, और जिसने अब तक सीधे तौर पर सवाल न पूछने का विकल्प चुना था। उन्होंने धीरे से कहा, तुम कभी कभी ऐसे बोलती हो जैसे तुम उन घटनाओं का वर्णन कर रही हो जो पहले ही हो चुकी है, न कि उन बातों का जिनकी तुम्हें आशंका है। अनन्या ने उनकी आंखों में देखा, और एक पल के लिए, जैसा कि उन्होंने पिछले 6 महीनों में दर्जनों बार सोचा था, उन्हें पूरा सच बताने का विचार मन में आया। वो सावधानी से गढ़ी गई बात नहीं जिसे उन्होंने घबराहट के एक पल में रोहन के सामने आधा जाहिर कर दिया था, बल्कि पूरे सच का आकार, वो छत, वह गिरना, 11 साल खुली आंखों से दोबारा जीना। उन्होंने सोचा कि उनके पिता कैसे दिखते जब वे अपने ही हाथ से 23 साल पहले लिखे गए पत्र को पढ़ रहे थे और आखिरकार उस सच का सामना कर रहे थे जिसे उन्होंने दशकों से एक सुरक्षित दूरी पर रखकर संभाला था। उन्होंने सोचा कि उनके बीच का नया रिश्ता कितना नाजुक था, एक ऐसे रिश्ते के 6 महीने जो पहले से ही एक कठिन, ईमानदार खुलासे पर बना था। उन्होंने मन ही मन सोचा, अभी नहीं, वो अभी उस रूप पर भरोसा करना सीख रहे हैं जिसे वे पहले से जानते हैं। मैं उन्हें इतने बड़े सच से तब तक रूबरू नहीं कराने जा रही जब तक वे उसे बिना तोड़े थामने के लिए तैयार न हो, जिसे हमने अभी अभी बनाना शुरू किया है। इसके बजाय उन्होंने कहा, मैंने काफी समय इस बात पर विचार किया है कि यह कंपनी कैसे टूटती है, जो कि झूठ न होने के लिए काफी सच था।
भले ही इससे सबसे बड़ा सच अनकहा रह गया हो। मैं इसके चौड़े होने के बाद साफ सफाई करने से बेहतर ये देखना पसंद करूंगी कि दरारें कहाँ हैं। अरविंद ने एक पल और उनका अध्ययन किया, फिर इस बात को जाने दिया, पूरी तरह संतुष्ट नहीं, जैसा कि वो समझ सकती थी, लेकिन जैसा कि वो इन दिनों अक्सर चुनते थे, एक ऐसा भरोसा जताने का फैसला किया जिसके पूरे रूप को वो अभी समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा, तो फिर मुझे बताओ कि इस बोर्ड मीटिंग के ऐसे लोगों से भर जाने से पहले तुम क्या चाहती हो कि हम करें, जो ऐसे सवाल पूछें जिनके पूरे जवाब हम में से किसी के पास अभी नहीं है। जब बोर्ड की बैठक बुलाई गई तो वो उनके औपचारिक रूप से स्वीकार किए जाने के बाद से अब तक की बैठकों में सबसे ज्यादा तनावपूर्ण थी। 12 के बजाय अब मेज के इर्द गिर्द 14 लोग थे। पिछले 6 महीनों में 2 नई नियुक्तियां हुई थीं, दोनों ही सावधानीपूर्वक तटस्थ थीं और दोनों ही परिवार के आंतरिक समीकरणों को उस सतर्क उत्सुकता के साथ देख रही थी कि अंततः उनकी निष्ठा कहां जाकर टिकेगी। रोहन उनके पिता से 3 सीटें दूर बैठे थे और अनन्या ने 6 महीनों से उनके हाव भाव पर दिए जा रहे ध्यान के साथ उनके बैठने के तरीके में एक खास स्थिरता को नोट किया। उनकी पहली झड़पों जैसी खुली शत्रुता नहीं, बल्कि कुछ अधिक नियंत्रित, कुछ अधिक सतर्क। उनकी शांति अभी भी नाजुक थी, जो उनके पिता के आग्रह पर टिकी थी, न कि उनके बीच की किसी वास्तविक गर्माहट पर, लेकिन वो कमरे के उस पेशेवर फासले में बनी हुई थी जिसे उन्होंने ऐसे कक्षों में बनाए रखना सीख लिया था। मीटिंग की शुरुआत करते हुए अरविंद ने बिना किसी प्रस्तावना के कहा, वेयर कैपिटल की 14% हिस्सेदारी उन्हें हमारी अगली वार्षिक आम बैठक में बोर्ड में नामांकन के दायरे में लाती है, यदि वे ऐसा करने का विकल्प चुनते हैं। मैं चाहता हूं कि यह बोर्ड इस बात को पूरी तरह समझे कि हम वास्तव में किससे निपट रहे हैं, इससे पहले कि यह बातचीत प्रतिक्रियात्मक न होकर रणनीतिक रूप से हमारे सामने आ जाए। बोर्ड के नए सदस्यों में से एक, विक्रम सेठ नाम के एक तेज तर्रार व्यक्ति, जो अनन्या के स्वीकार किए जाने के ठीक बाद जुड़े थे और जिन्होंने अब तक परिवार की अंदरूनी राजनीति पर अपनी राय को सावधानी से दबाए रखा था, ने कहा, सम्मान के साथ कहूं तो 4 महीनों में चुपचाप बनाई गई यह 14% हिस्सेदारी काफी धैर्य और भारी पूंजी की ओर इशारा करती है। यह मान लेने से पहले कि यह शत्रुतापूर्ण है, मैं उनके अंतिम लक्ष्य को समझना चाहूंगा। ये पूरी तरह संभव है कि वे इस कंपनी में कम आंकी गई संभावनाओं को देख रहे हों। अनन्या ने कहा, ये संभव है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने सप्ताहांत में व्यय के नेतृत्व के बारे में कुछ शुरुआती शोध किया है। उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि उस शोध में उनका अधिकांश रविवार की रात का समय लगा था, जिसमें यादें और आधुनिक खोज इस तरह से आपस में गुंथी हुई थी कि उन्हें बहुत आसान दिखने से बचाना पड़ा था। उनके मुख्य रणनीतिकार ने पहले टैनवे होल्डिंग्स के लिए एक संरचनात्मक भूमिका में काम किया था, वो फर्म जिसके साथ हमने 18 महीने पहले एक संयुक्त उद्यम, जॉइंट वेंचर, में साझेदारी की थी। उस उद्यम से इस कंपनी को भारी नुकसान होने वाला था, इससे पहले कि वित्त विभाग ने एक दोषपूर्ण हेजिंग संरचना को पकड़ा और सुधारा। मेरा मानना है कि व्यय की यहाँ की स्थिति आंशिक रूप से कम उस बाल बचे हादसे से जुड़े अधूरे हिसाब से प्रेरित हो सकती है। कमरे का ध्यान उल्लेखनीय रूप से तेज हो गया। अनन्या ने देखा कि रोहन बिल्कुल स्थिर हो गए थे। उनकी जबड़े की मांसपेशियां उस खास तरीके से कसी हुई थीं जिसे वो 6 महीनों से उनके तनाव के लक्षण के रूप में याद कर रही थी। रोहन ने मीटिंग शुरू होने के बाद से अपने पहले शब्द कहते हुए धीरे से कहा, आप ये सुझाव दे रही हैं कि मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से समर्थित एक सौदे से जुड़ा कोई व्यक्ति इस कंपनी से बदला लेने के लिए विशेष रूप से 18 महीने से हिस्सेदारी बना रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना यह एक बहुत बड़ा दावा है। अनन्या ने बिना पलकें झपकाए उनकी आंखों में देखते हुए समान रूप से कहा, यह एक परिकल्पना है। रोहन के साथ कूटनीति की पुरानी आदत अब महीनों के अभ्यास से चिकनी हो चुकी थी। एक ऐसी परिकल्पना जिसके लिए मैं ठोस सबूत जुटाना चाहती हूँ, इससे पहले कि इस बोर्ड को कोई भी वास्तविक निर्णय लेना पड़े। मैं सिंगापुर की डील को फिर से अदालत में नहीं घसीटना चाहती, रोहन। मैं ये सुनिश्चित करने के लिए यहाँ हूँ कि हम उन परिणामों से अप्रत्याशित रूप से न घिर जाएं जिन्हें हमने उस समय पूरी तरह से हिसाब में नहीं लिया था। रोहन के चेहरे पर कुछ ऐसा चमका, आभार तो नहीं, उन्होंने सोचा, बल्कि उससे मिलता जुलता कुछ, एक ऐसे आदमी की खास राहत जिसे शायद इस बात की उम्मीद थी कि उसने एक ऐसी गलती के लिए फिर से सार्वजनिक रूप से दोषी ठहराया जाएगा जिसे वो 6 महीने से पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा था, और इसके बजाय उसके साथ उस उम्मीद से ज्यादा सावधानी से पेश आया जा रहा था जो उसने पाल रखी थी। इससे पहले कि माहौल और लंबा खींचता, अरविंद ने बीच में आकर पूछा, आप हमारे अगले कदम के रूप में क्या प्रस्ताव रखती हैं? अनन्या ने कहा, प्रत्यक्ष संपर्क। आक्रामक नहीं। मैं अपनी शर्तों पर व्यक्तिगत रूप से देविका ओबरॉय से मिलने का अनुरोध करना चाहती हूँ, इससे पहले कि उनकी अगली फाइलिंग की समय सीमा हमें अधिक सार्वजनिक प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करे।
मैं ये समझना चाहती हूँ कि वे वास्तव में क्या चाहती हैं, इससे पहले कि बोर्ड को किसी भी प्रतिक्रियात्मक चीज पर मतदान करना पड़े। उन्होंने रुककर कहा, और मैं यह अधिक बारीकी से देखने की अनुमति चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी आंतरिक निगरानी को चकमा दिए बिना यह हिस्सेदारी वास्तव में कैसे बनाए। यदि इस तरह की संचय एक्यूमुलेशन को ट्रैक करने के हमारे तरीके में कोई खामी है, तो मैं अगले 14% के और भी कम चेतावनी के साथ आने से पहले उसे जानना चाहती हूँ। व्यय के इरादों के बारे में बोर्ड की अनिश्चितता ने अनन्या को अधिक प्रत्यक्ष अधिकार सौंपने के बारे में किसी भी संकोच को पीछे छोड़ दिया, और उनके दृष्टिकोण को अधिकृत करने वाला प्रस्ताव बिना किसी महत्वपूर्ण असहमति के पारित हो गया। जैसे ही बैठक अन्य कामकाज की ओर बढ़ी, उन्होंने महसूस किया कि इसका वजन उन पर आ गया है, कोई जीत नहीं, बल्कि एक ऐसी समस्या की परिचित, केंद्रित स्पष्टता जिसे वह कुछ बड़ा बनने से पहले हल करना चाहती थी। रोहन ने बैठक के बाद गलियारे में उनका पीछा किया, तब तक पीछे रुके रहे जब तक कि बाकी सदस्य लिफ्ट की ओर नहीं चले गए। उन्होंने अकेले होने पर धीरे से कहा, आपको सिंगापुर की डील का बचाव करने की जरूरत नहीं थी। आप बोर्ड को अपने निष्कर्ष खुद निकालने दे सकती थी कि किसके निर्णय लेने से यह जोखिम पैदा हुआ। अनन्या ने कहा, मैं इसका बचाव नहीं कर रही थी, मैं सटीक थी। आपने एक ऐसी डील का समर्थन किया जो संरचनात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण निकली। मैंने इसके हमें कुछ भी कीमत चुकाए बिना इसे पकड़ लिया। इनमें से किसी भी तथ्य को उपयोगी बनने के लिए किसी भी दिशा में अतिशयोक्ति की आवश्यकता नहीं है। रोहन ने एक लंबी पल के लिए उनका अध्ययन किया। उनकी आंखों के पीछे कुछ जटिल सा चल रहा था। उस व्यक्ति की खास चौकस निगाहें जो 6 महीनों से उस युद्ध के दूसरे हिस्से का इंतजार कर रहा था, जिसके बारे में उसे अभी भी आधा अंदेशा था कि वह आखिरकार फिर से शुरू हो जाएगा। उन्होंने अंत में कहा, मैं इंतजार करता रहता हूं कि वो पल कब आएगा जब आप इन सब बातों पर तर्कसंगत होना बंद कर देंगी। आपके उस रूप का जो वास्तव में मुझे कुछ खोते हुए देखना चाहता है, उस तरह जैसे मैंने कभी यह सुनिश्चित करने की कोशिश की थी कि आप सब कुछ खो दें। एक ठहराव के बाद और धीमी आवाज में उन्होंने पूछा, मुझे पूरी तरह समझ नहीं आता कि वो पल अभी तक क्यों नहीं आया। अनन्या ने एक लंबी पल के लिए उनका विचार किया। एक ऐसा व्यक्ति जो 6 महीनों में अभी भी यह सीख रहा था कि जिस युद्ध को वह लड़ते रहने की उम्मीद कर रहा था, वह पहले ही उन शर्तों पर समाप्त हो चुका था जिन्हें दोनों में से किसी ने पूरी तरह से डिजाइन नहीं किया था, और यह कि अब जो बचा था वह जीत या हार से कहीं अधिक कठिन था। ये पता लगाने का धीमा, अनिश्चित काम कि 2 ऐसे लोगों के बीच परिवार का क्या मतलब हो सकता है जिन्होंने कभी एक दूसरे को नष्ट करने की कोशिश की थी। उन्होंने बस इतना कहा, शायद वो कभी न आए। मैंने तुमसे एक बार कहा था कि मुझे तुमसे जीतने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब वही था, रोहन। आज भी है। वो जाने के लिए मुड़ी, फिर रुकी और पीछे मुड़कर उन्हें देखा। व्यय के साथ जो भी आने वाला है, मैं उसे इस इमारत में तुम्हारे बिना होने के मुकाबले तुम्हारे साथ सामना करना पसंद करूंगी। यह ऐसी बात नहीं थी जिसके सच होने की उम्मीद मैंने 6 महीने पहले की थी, लेकिन ये सच है। इसके साथ ही उन्होंने उन्हें गलियारे में खड़ा छोड़ दिया और अपने दफ्तर की ओर चल पड़ी, और पहले से ही अपना ध्यान देविका ओबरॉय की तरफ, टैनवे होल्डिंग्स की तरफ और एक ऐसे खतरे के बढ़ते आकार की तरफ मोड़ लिया जो उस एक आपदा से अनदेखे रूप से बढ़ गया था जिसे रोकने में उन्हें पूरा यकीन था कि वह सफल हो चुकी है। मुंबई की सुस्त मानसूनी रोशनी को अपने दफ्तर के फर्श पर बिखरते हुए देखते हुए अनन्या ने सोचा, मैंने जिस टूटने की बात याद रखी थी उसे ठीक कर दिया। मैंने एक बार भी यह पूछने की जहमत नहीं उठाई कि इसे ठीक करने के चक्कर में मैंने क्या और तोड़ दिया होगा। इस बार उनका मार्गदर्शन करने के लिए कोई पुरानी याद नहीं थी, न ही 11 साल के पीछे मुड़कर देखने का कोई अनुभव, और न ही इस बात का कोई नक्शा कि आगे क्या होगा। देविका ओबरॉय जो भी चाहती हो, वेयर कैपिटल ने पिछले 18 महीनों में चुपचाप जिस चीज को खड़ा किया हो, अनन्या को उन सबका सामना सिर्फ उसी चीज के साथ करना होगा जो उन्हें ईमानदारी से यहां तक लेकर आई थी। तेज इंस्टिंक्ट, कड़ी मेहनत और दूसरी बार कम आंके जाने से इनकार करने का दृढ़ संकल्प। उन्होंने अपना फोन उठाते हुए मीटिंग तय करने की कोशिश में सोचा, चलो देखते हैं कि तुमने वास्तव में क्या खड़ा किया है, और चलो ये भी देखते हैं कि क्या तुम इस बात के लिए तैयार हो कि मैं कठिन सबक सीख चुकी हूं कि बिना ये समझे कि अंदर मेरा इंतजार कौन कर रहा है, कभी किसी कमरे में कदम नहीं रखना चाहिए। अध्याय 2। सिंगापुर क्या याद रखता है। अपने पहले जीवन में अनन्या ने ठीक 2 बार सिंगापुर की यात्रा की थी। दोनों बार ऐसे सौदों के लिए ड्यू डिलिजेंस, सावधानीपूर्वक जांच ट्रिप पर जो बाद में सोचने पर इतने महत्वपूर्ण नहीं लगे कि जेट लैग को सही ठहराया जा सके। उन्हें ये शहर मुख्य रूप से कांच के टावरों और कॉन्फ्रेंस रूमों के एक धुंधले दृश्य के रूप में याद था, एक ऐसी जगह जिससे वह बिना वास्तव में उसे देखे ही गुजर गई थी।
इस बार चांगी हवाई अड्डे से बाहर निकलते हुए उस नम शाम की हवा में, जो बारिश की बूंदाबांदी से भारी थी लेकिन अभी बारिश हुई नहीं थी, उन्होंने हर एक चीज पर ध्यान देने का संकल्प लिया। यह उनकी पुरानी प्रवृत्ति थी। एक ऐसे जीवन में जहां उन्होंने एक बार अपने ही परिवार के खतरे के रूप को तब तक नहीं पहचाना था जब तक कि वो छत पर उनके पीछे आकर खड़ा नहीं हो गया था। उन्होंने खुद से वादा किया था कि वो अब कभी भी बिना पूरा ध्यान दिए किसी अनजाने इलाके में कदम नहीं रखेंगी। मीनाक्षी साथ आना चाहती थी। अरविंद कम से कम कानूनी सलाहकारों को भेजना चाहते थे और तभी पीछे हटे जब अनन्या ने बिल्कुल सही तरीके से ये बात समझाई कि एक प्रतिनिधिमंडल को टकराव के रूप में देखा जाएगा और देविका ओबरॉय के साथ अपनी पहली बैठक में जाना ऐसा कुछ था जिससे वो बिल्कुल बचना चाहती थी। अनन्या ने अपने पिता के दफ्तर की खामोशी में 3 दिन पहले उनसे कहा था, मैं चाहती हूं कि वो ये सोचे कि यह जिज्ञासा है, डर नहीं। जिस पल व्यय को यह विश्वास हो जाएगा कि हम उनसे डरे हुए हैं, उसके बाद से होने वाली हर बातचीत कमजोरी से की गई सौदेबाजी बन जाएगी, न कि सूचनाओं का आदान प्रदान। मैं चाहूंगी कि वह ये सोचे कि मैं अकेली क्यों आई, बजाय इसके कि वह यह मान ले कि वह पहले से सब जानती है। इसलिए वह अकेली आई थी, तकनीकी रूप से। कुणाल भाटिया के सिंगापुर के संपर्क फराह लिम नाम की एक सतर्क सुरक्षा सलाहकार, जिन्होंने कभी कुणाल की अपनी फर्म के लिए चुपचाप काम किया था, ने अनौपचारिक रूप से उसी होटल में रहने का इंतजाम किया था अगर बैठक के दौरान कुछ भी गड़बड़ होती है। अनन्या ने इस व्यवस्था के बारे में अपने पिता को नहीं बताया था। उन्होंने इस जीवन में भी यह सीख लिया था कि कुछ सावधानियों को बिना किसी घोषणा के बरतना ही बेहतर होता है। वे कैपिटल के कार्यालय रैफल्स प्लेस में एक बुटीक टावर की 2 मंजिलों पर थे, जो एक ऐसी फर्म के लिए अनन्या की उम्मीद से छोटे थे जिसने अभी अभी मलिक इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी कंपनी में 14% हिस्सेदारी चुपचाप हासिल करने में महीनों बिताए थे। लेकिन उन्हें उस खास दबी हुई शान के साथ महंगे तरीके से सजाया गया था जो इस बात का संकेत देता था कि उस धन को धोल पीटकर अपनी मौजूदगी जताने की जरूरत नहीं है। देविका ओबरॉय लिफ्ट के पास व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करने के लिए मिली और दोनों में से किसी के भी कुछ बोलने से पहले के उन कुछ सेकंडों में अनन्या का पहला प्रभाव ये था कि वह महिला उन्हें असहज रूप से 6 महीने पहले की खुद की याद दिला रही थी, तेज नजरों वाली, सतर्क और उस खास शांति को प्रसारित करने वाली जिसने लंबे समय तक कम आके जाने का अनुभव किया हो और उसका उपयोग करना सीख लिया हो। देविका ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, सुश्री मलिक, मैं स्वीकार करती हूं कि मैंने आपकी खुद के आने की उम्मीद नहीं की थी। आपकी स्थिति में अधिकांश कंपनियां पहले वकीलों को भेजती हैं और अधिकारियों को तभी भेजती हैं जब वकील पहले ही चीजों को अप्रिय बना चुके होते हैं। अनन्या ने हाथ मिलाते हुए कहा, मैंने पाया है कि वकील अच्छी बातचीत को और खराब बना देते हैं। मैं ये समझना पसंद करूंगी कि आप क्या चाहती हैं, इससे पहले कि कोई भी इसे शत्रुतापूर्ण बनाने का मौका पा सके। देविका के चेहरे पर एक ऐसी चमक उभरी जो शायद वास्तविक सम्मान हो सकती थी। तो फिर उस प्रवृत्ति को बेकार मत जाने दीजिए। अंदर आइए। अनन्या को कॉर्पोरेट मुंबई में चढ़ने के 1 दशक से जिन अलंकृत बोर्डरूमों की याद थी, उनकी तुलना में देविका का दफ्तर खाली, लगभग तपस्वी जैसा था। एक अकेली मेज, 2 कुर्सियां, फर्श से लेकर छत तक की खिड़कियां जिन पर बंदरगाह का नजारा दिखता था, और मेज के पीछे दीवार पर एक साधारण फ्रेम में टंगी एक आदमी की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर जिसे अनन्या नहीं पहचानती थी, जो युवा था, बिना मुस्कुराए, एक मामूली सी दुकान के सामने खड़ा था जो बगल की खिड़की से दिखने वाले कांच और स्टील के मुकाबले दशकों पुरानी लगती थी। बिना पूछे अनन्या की नजरों को भांपते हुए देविका ने कहा, मेरे पिता रमेश ओबरॉय। उन्होंने चेन्नई में 30 साल तक एक इंपोर्ट ब्रोकरेज चलाया, इससे पहले कि उन्होंने एक ऐसे करेंसी एक्सपोजर पर अपनी लगभग सारी पूंजी खो दी जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाए थे, जिसकी रूपरेखा एक ऐसे कंसल्टेंट ने तैयार की थी जो सभी विवरणों के अनुसार ग्राहक की रक्षा करने की तुलना में किसी क्लाइंट को प्रभावित करने में अधिक रुचि रखता था। इसके बाद एक जानबूझकर ठहराव आया जो किसी ऐसे व्यक्ति की सटीकता के साथ अनन्या की प्रतिक्रिया पर नजर रख रहा था जिसने इस सटीक पल को कई बार रिहर्सल किया हो। उस कंसल्टेंट का नाम आदित्य भंडारी था। क्या इस नाम का आपके लिए कोई मतलब है, सुश्री मलिक? अनन्या ने अपने चेहरे के भावों को सावधानी से तटस्थ रखा, हालांकि उस नाम को सुनते ही उनके भीतर कुछ ठंडा सा हलचल कर गया, जो दोनों में से किसी भी जीवन में व्यक्तिगत रूप से उनके लिए अपरिचित था, लेकिन उस सिंगापुर हेड से अकाट्य रूप से जुड़ा हुआ था जिसे उन्होंने 6 महीने पहले ठीक किया था। उन्होंने ईमानदारी से कहा, इसका कोई मतलब नहीं है। क्या होना चाहिए? देविका ने कहा, आदित्य भंडारी ने 18 महीने पहले उस करेंसी हेज की रूपरेखा तैयार की थी जिस पर आपकी कंपनी के 40 करोड़ रुपए लगभग डूबने वाले थे। इसे व्यक्तिगत रूप से आपके भाई द्वारा अनुशंसित किया गया था और आपके वित्त विभाग की सामान्य जांच प्रक्रिया के बाहर लाया गया था।
वो थोड़ा पीछे झुकी और अनन्या को इसे आत्मसात करते हुए देखने लगी। वो अपने काम में बहुत अच्छे हैं, सुश्री मलिक। वो ऐसे लोगों के बीच प्रतिष्ठा से भी जाने जाते हैं जो उनके साथ मिलकर काम कर चुके हैं, और ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही लाभदायक तरीकों से सौदों की रूपरेखा तैयार करते हैं अपने लिए, और जो कोई भी उन्हें चुपचाप इसके लिए भुगतान कर रहा है कि वे ऐसा करें, उसके लिए। अनन्या का दिमाग तेजी से काम करने लगा। पुरानी प्रवृत्ति और नई जानकारी आपस में टकरा रही थी। आप मुझसे कह रही हैं कि वो हेज केवल लापरवाह नहीं था। आप कह रही हैं कि उसे विफल होने के लिए ही डिजाइन किया गया था, देविका ने कहा। मैं आपसे कह रही हूं कि 9 साल पहले आदित्य भंडारी ने मेरे पिता के ब्रोकरेज के लिए बिल्कुल वैसी ही संरचना तैयार की थी। आंकड़े अलग थे, लेकिन बुनियादी खामी वही थी। वही सुविधाजनक 6 महीने की अस्थिरता की खिड़की जो कभी भी बुनियादी जांच से नहीं बचनी चाहिए थी। मेरे पिता ने सब कुछ खो दिया, उनका कारोबार, उनकी बचत और आखिरकार उनका स्वास्थ्य। 4 साल पहले उनका निधन यह मानते हुए हुआ कि यह बाजारों को समझने में उनकी खुद की असफलता थी, जबकि उन्होंने 30 साल तक सफलतापूर्वक उन बाजारों में नेविगेट किया था। उनकी आवाज स्थिर और नियंत्रित बनी रही, लेकिन उसके नीचे कुछ पुराना और तेज सा सुलग रहा था। मैंने उन 9 वर्षों में वित्त को इतनी अच्छी तरह से समझना सीखा कि अंततः ये समझ सकूं कि यह उनके पिता की असफलता बिल्कुल नहीं थी। यह एक जानबूझकर बनाई गई संरचना थी, जिसे एक ऐसे व्यक्ति द्वारा डिजाइन किया गया था जिसे एक तीसरे पक्ष द्वारा चुपचाप भुगतान किया जा रहा था, जो उस सटीक व्यापार के घाटे वाले पक्ष से भारी मुनाफा कमाता था। अनन्या ने धीरे से कहा, और आपका मानना है कि हमारे साथ भी वही हुआ, कि भंडारी को हमारे हेज को विफल होने के लिए डिजाइन करने के लिए भुगतान किया गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने आपके पिता के लिए किया था, देविका ने सीधे शब्दों में कहा। मैं ये जानती हूं, क्योंकि दोनों बार उसे भुगतान करने वाला तीसरा पक्ष वही फर्म थी। सोलैंड्रिस ग्रुप नामक एक कमोडिटी ट्रेडिंग डेस्क, जो तब भारी मुनाफा कमाती है जब आपके पिता की तरह और आपकी तरह की कंपनियां उस करेंसी एक्सपोजर पर अपनी बड़ी पोजीशन खो देती हैं जिसे उन्होंने खुद डिजाइन नहीं किया था। उन्होंने एक दराज में हाथ डाला और मेज पर एक फाइल सरकाई, पतली, सटीक, उस तरह के दस्तावेज जो हाल की घटनाओं की जल्दबाजी में दी गई प्रतिक्रिया के बजाय वर्षों की सावधानीपूर्वक असेंबली का सुझाव देते हैं। सुश्री मलिक, मैंने वेयर कैपिटल मलिक इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण करने के लिए नहीं बनाई थी। मैंने इसे उन कंपनियों के करीब जाने के लिए बनाया था जिन्हें भंडारी ने छुआ था, ताकि आखिरकार यह साबित किया जा सके कि मेरे पिता के साथ जो हुआ वो कोई अकेली विफलता नहीं थी। आपकी कंपनी पहली ऐसी जगह है जहां इच्छित पतन वास्तव में कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि किसी ने नुकसान का फायदा उठाए जाने से पहले ही उस खामी को पकड़ लिया। उन्होंने सीधे अनन्या की आंखों में देखा। मैं ये जानना चाहती हूं कि कैसे, क्योंकि यदि आपकी कंपनी में किसी ने उस जोखिम को इतनी अच्छी तरह समझ लिया था कि नुकसान होने से पहले उसे रोक दिया, तो वह व्यक्ति पिछले 9 वर्षों में मुझे मिला पहला वास्तविक प्रमाण हो सकता है कि यह कभी भी खराब किस्मत नहीं थी। यह एक पैटर्न था, और पैटर्न को साबित किया जा सकता है। अनन्या इस बात को लेकर एक लंबी पल के लिए वहीं बैठी रही। पिछले 6 महीनों का आकार उनके मन में फिर से व्यवस्थित हो रहा था। उन्होंने अंदर जाते समय यह मान लिया था कि वेयर की हिस्सेदारी बदला लेने के लिए थी, एक ऐसा हमला जिसका उद्देश्य मलिक इंडस्ट्रीज पर एक ऐसे सौदे के लिए था जिसे देविका के संस्करण में विफल हो जाना चाहिए था और जो हुआ नहीं। इसके बजाय वो कुछ अधिक जटिल देख रही थी। एक ऐसी महिला जिसने एक ऐसे फ्रॉड को बेनकाब करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए लगभग 1 दशक तक एक करियर और एक कंपनी का निर्माण किया था जिसने उसके पिता को नष्ट कर दिया था, और जो मलिक इंडस्ट्रीज में एक दुश्मन के रूप में नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में पहुंची थी जो एक सहयोगी खोजने की उम्मीद कर रहा था। अनन्या ने सावधानी से कहा, जिस व्यक्ति ने उस खामी को पकड़ा, वह मैं थी। देविका ने उनका अध्ययन किया, उनकी आंखों के पीछे कुछ पुनर्गठित हो रहा था। आपने 3 सप्ताह में एक जूनियर विश्लेषक के रूप में वो मॉडल तैयार किया था। आंतरिक खाते यही बताते हैं। मैंने महीनों से आपके वित्त विभाग के अंदर लोगों से चुपचाप सवाल पूछे हैं, उससे कहीं पहले जब मैंने कभी सार्वजनिक स्थिति का निर्माण किया था। कोई यह नहीं समझा सका कि एक नए भर्ती हुए व्यक्ति ने उस खामी को कैसे पकड़ लिया जिसे कई कंपनियों के अनुभवी जोखिम प्रबंधकों ने पूरी तरह से मिस कर दिया था। अनन्या ने लगभग बिना सोचे समझे उन सटीक शब्दों को दोहराते हुए कहा, मैंने उन पैटर्नों पर बहुत करीब से ध्यान दिया जिन्हें दूसरे लोग शोर मानकर खारिज कर देते हैं, वही शब्द जो उन्होंने मलिक इंडस्ट्रीज में अपने सबसे पहले साक्षात्कार में इस्तेमाल किए थे। ऐसे शब्द जो उस समय उनके द्वारा बताए जा सकने वाले सबसे सुरक्षित संभावित सच की तरह महसूस हुए थे, बिना उनके नीचे छिपे असंभव सच को उजागर किए। देविका के चेहरे के भाव थोड़े और तेज हो गए,
जो एक ऐसे उत्तर से स्पष्ट रूप से असंतुष्ट थी जिससे कुछ भी ठोस स्पष्ट नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने इसे जाने दिया और फिलहाल ये तय करती हुई प्रतीत हुई कि कैसे से ज्यादा इस बात का महत्व है कि यह हुआ है। देविका ने कहा, तो फिर आप समझती हैं कि मुझे आपकी मदद की क्यों आवश्यकता है? आपकी कंपनी के शेयरों की नहीं। सुश्री मलिक, मैं खुशी खुशी इस हिस्सेदारी को एक औपचारिक साझेदारी में बदल दूंगी। आपके बोर्ड को सब कुछ बता दूंगी, जो भी उन्हें यह आश्वस्त करे कि मैं किसी शत्रुतापूर्ण स्थिति की ओर नहीं बढ़ रही हूं। मुझे जिसकी आवश्यकता है वो एक ऐसी कंपनी के अंदर का कोई व्यक्ति है जो भंडारी की संरचना से बच गया है, जो वास्तविक आंतरिक दस्तावेजों के साथ यह साबित करने में मदद करने के लिए तैयार है कि फ्रॉड वास्तव में कैसे बनाया गया था और उचित जांच के बिना उसे लाने के लिए किसने अधिकृत किया था। वह अनकहा नाम उनके बीच कमरे में भारी और स्पष्ट रूप से लटक गया। अनन्या ने धीरे से कहा, रोहन। देविका ने बहुत कठोरता से नहीं, लेकिन बिना बात को नर्म किए कहा, आपके भाई ने व्यक्तिगत रूप से भंडारी को अंदर लाया था। ऐसा करने के लिए आपके जोखिम समिति को दरकिनार कर दिया था। मैं अभी तक नहीं जानती कि वो समझ गए थे कि भंडारी वास्तव में क्या थे, या क्या वो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने के लिए पर्याप्त रूप से लापरवाह थे जो उनकी तुलना में अधिक स्मार्ट और अधिक धैर्यवान था। लेकिन वो आपकी कंपनी और सोलिंड्रिस ग्रुप के पैटर्न के बीच का संबंध है, सुश्री मलिक, चाहे उनका इरादा ऐसा रहा हो या नहीं। और यदि मैं कभी भी किसी अदालत या नियामक निकाय में अपने खुद के 9 साल के शोध को गंभीरता से लेने के लिए मजबूर करूंगी, तो मुझे उस संबंध को औपचारिक रूप से प्रलेखित करने की आवश्यकता है। अनन्या उस शाम अपने होटल वापस लौटी और उनके पास बैठक में ले जाने वाली चीजों से कहीं अधिक विचार करने के लिए था। देविका ओबरॉय शत्रुतापूर्ण टेकओवर के लिए चक्कर लगा रही कोई दुश्मन नहीं थी, जैसा कि उन्हें संदेह था। वो कुछ अधिक जटिल थी, एक ऐसी महिला जिसे उसी तरह के नुकसान ने गढ़ा था जिसे अनन्या ने खुद कभी एक छत पर हुए उस टकराव में ढोया था, जिससे वह जीवित नहीं बच पाई थी, जो सत्ता नहीं बल्कि प्रमाण की तलाश कर रही थी, किसी विजय की नहीं बल्कि एक ऐसे पिता के लिए न्याय चाहती थी जिनका निधन ये समझे बिना हो गया था कि वास्तव में उनके साथ क्या हुआ था। और इसके केंद्र में अनिवार्य रूप से रोहन बैठे थे। जरूरी नहीं कि वे इसमें मिले हुए हों, लेकिन अकाट्य रूप से वह दरवाजा थे जिसके जरिए दोनों भाई बहनों द्वारा कल्पना किए गए किसी भी शिकारी से कहीं अधिक खतरनाक शिकारी सीधे उनकी कंपनी के वित्त तक चलकर आ गया था। उन्होंने बोर्ड के वोट के बाद के 6 महीनों के बारे में सोचा, अपने और रोहन के बीच किसी चीज का सावधानीपूर्वक अनिश्चित पुनर्निर्माण, वह नाजुक भरोसा जिसे वे दोनों अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे। उन्होंने सोचा कि देविका ओबरॉय को वह दस्तावेज सौंपने का क्या मतलब होगा जिसकी उन्हें आवश्यकता है, और औपचारिक रूप से अपने सौतेले भाई को अनजाने में ही सही एक ऐसे फ्रॉड में फंसाना होगा जिसने एक महिला के पिता को तबाह कर दिया था और काफी हद तक दूसरों को भी। सिंगापुर की जगमगाती और विशाल क्षितिज के नीचे अपने होटल की खिड़की के पास खड़ी अनन्या ने सोचा, मैंने उससे कहा था कि मुझे उससे जीतने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब वही था, लेकिन यह साबित करना कि भंडारी के साथ वास्तव में क्या हुआ था, जीतने के बारे में नहीं है। ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि किसी और के पिता ये समझे बिना न मर जाएं कि उन्होंने अपना सब कुछ क्यों खो दिया। तभी उनका फोन वाइब्रेट हुआ। मुंबई से मीनाक्षी का एक संदेश, संक्षिप्त और जरूरी। रोहन ने अभी अभी मूल भंडारी कंसल्टेंट फाइलों तक पहुंच का अनुरोध किया है। कहा कि यह हाउसकीपिंग है। बोर्ड मीटिंग के बाद ये पहली बार है जब उन्होंने उस डील से जुड़ी किसी भी चीज को छुआ है। सोचा कि लैंड करने से पहले आपको पता होना चाहिए। अनन्या ने उस संदेश को 2 बार पढ़ा। पुरानी प्रवृत्ति एक अधिक केंद्रित और काफी अधिक जरूरी चीज में बदल गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, वो कुछ जानते हैं या उन्हें इस पर संदेह होने लगा है। उन्होंने 6 महीने पहले के गलियारे में रोहन के चेहरे के बारे में सोचा। मैं उस पल का इंतजार करता रहता हूं जब आप इन सब बातों पर तर्कसंगत होना बंद कर देंगी, और सिंगापुर के एयर कंडीशनिंग से जिसका कोई लेना देना नहीं था, उस सिहरन के साथ उन्होंने सोचा कि क्या वो पल जिसने उनके बीच की शांति का परीक्षण किया था, वह अनन्या की तरफ से आने वाला ही नहीं था। यह उस बात से आने वाला था जिसे रोहन ने पहले ही अपने दम पर चुपचाप जोड़ना शुरू कर दिया था। और क्या वह ये चुनेंगे कि जब उन्हें वह मिले तो वे इसे ईमानदारी से उनके सामने लाएं, या इसे उस तरह दफना दें जिस तरह उनके पिता ने कभी 2 दशकों से अधिक समय तक अपनी पूरी बेटी को दफना दिया था, बजाय इसके कि वे इस बात का सामना करते कि इसे स्वीकार करने की उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। अध्याय 3। वो पहले से जानता था। अनन्या आधी रात के थोड़ा बाद मुंबई में उतरी। शहर की मानसूनी बारिश से सगी हवा आगमन हॉल में उमस और भारीपन भर रही थी, और घर जाने के बजाय सीधे कार्यालय चली गई। उन्होंने खुद से कहा कि नींद को बेकार बनाने वाला जेट लैग है।
इसका अधिक सच्चा कारण ये था कि मीनाक्षी का संदेश सिंगापुर से उनके सीने में एक ऐसे पत्थर की तरह बैठा हुआ था जिसे वो नीचे नहीं रख पा रही थी। रोहन ने अभी अभी मूल भंडारी कंसल्टेंट फाइलों तक पहुंच का अनुरोध किया है। रात का 1 बज रहा था और वित्त का पूरा तल सूना था, सिवाय उस कांच की दीवारों वाले दफ्तर में जल रहे एक अकेले बल्ब के, जो कभी एक मध्यम स्तरीय रणनीति निदेशक का हुआ करता था और अब एक असहज नई व्यवस्था के 6 महीने बीत जाने के बाद रोहन का था। जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने ऊपर नहीं देखा, हालांकि उन्हें शक था कि उनके दरवाजे तक पहुंचने से बहुत पहले ही उन्होंने लिफ्ट की आवाज सुन ली होगी। कागजात उनकी मेज पर ऐसे फैले हुए थे जो उन्हें उनकी अपनी सैकड़ों देर रात की याद दिला रहे थे। किसी रूटीन हाउसकीपिंग, नियमित रखरखाव करने वाले व्यक्ति का सावधानीपूर्वक संगठन नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति का बिखरा हुआ, आधा फ्रांतिक सा फैलाव जो किसी ऐसे धागे के पीछे भाग रहा था जिसे खोने से वो डर रहा था। उन्होंने अभी भी ऊपर न देखते हुए कहा, तुम जल्दी वापस आ गई हो। मैंने मान लिया था कि सिंगापुर में ज्यादा समय लगेगा। अनन्या ने अंदर कदम रखते हुए और पीछे से दरवाजा बंद करते हुए कहा, शायद लग सकता था। तभी मुझे एक संदेश मिला कि तुमने मूल भंडारी फाइलें निकाल ली है। मैंने फैसला किया कि बाकी सब इंतजार कर सकता है। इससे उनका ध्यान आकर्षित हुआ। रोहन ने धीरे से ऊपर देखा, उनकी आंखों के पीछे कुछ रक्षात्मक और थका हुआ सा था। गहरे घेरे बता रहे थे कि उन्होंने 3 दिन पहले हुई बोर्ड मीटिंग के बाद से ठीक से नींद नहीं ली थी। उन्होंने उसी सपाट स्वर में कहा, उस शब्द को दोहराते हुए जो मीनाक्षी ने उद्धृत किया था, हाउसकीपिंग, जिस सपाट लहजे से एक आदमी जानता था कि यह कितना नाकाबिले यकीन लग रहा है। रोहन, उन्होंने एक लंबी पल के लिए उनकी नजरों को थामा, फिर सांस छोड़ी और अपनी मेज पर फैले कागजात की ओर इशारा किया। मूल कंसल्टेंट अनुबंध, पत्राचार, एक मुद्रा हेज मॉडल जिसे अनन्या ने तुरंत पहचान लिया, 6 महीने पहले इसके जुड़वां के साथ एक अनिद्रा भरी रात बिताने के बाद। रोहन ने अनुबंध के दूसरे पन्ने के बीच में एक खंड पर उंगली रखते हुए कहा, मैं उस बात के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाया जो तुमने कही थी बोर्ड मीटिंग में, कि मैं एक ऐसा बाहरी कंसल्टेंट लेकर आया जिसने जोखिम समिति को दरकिनार कर दिया। मैंने उस समय खुद से कहा था कि मैंने बस एक आक्रामक निर्णय लिया था जो गलत साबित हुआ, उस तरह की गलती जो इस नौकरी में कोई भी अंततः करता है। लेकिन तुमने इसे इस तरह नहीं कहा जैसे ये सिर्फ आक्रामक था, अनन्या। तुमने इसे ऐसे कहा जैसे तुम पहले से ही यह अच्छी तरह समझती थी कि यह किस तरह की गलती थी। उन्होंने अनुबंध को मेज पर उनकी ओर सरकाया। इसलिए मैं वापस गया और वास्तव में डील होने के बाद पहली बार हर चीज को ठीक से पढ़ा। और मुझे कुछ ऐसा मिला जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अनन्या उनके सामने बैठ गई। पुरानी सावधानी इस तथ्य से जूझ रही थी कि अब उनके पास ऐसे जवाब थे जिनकी तरफ वह स्पष्ट रूप से खुद ब खुद चक्कर लगा रहे थे, चाहे कितनी भी धीमी गति से क्यों ना हो। भंडारी की फीस संरचना, रोहन ने कहा, यह असामान्य है। इस तरह के सौदे पर अधिकांश कंसल्टेंट्स को एक फ्लैट स्ट्रक्चरिंग फीस मिलती है, शायद सौदे के कुल आकार से बंधा हुआ एक छोटा प्रतिशत। उनके अनुबंध में एक दूसरा खंड है, एक अस्थिरता आकस्मिक भुगतान, वॉलेटिलिटी कंटिंजेंसी पेमेंट, जो विशेष रूप से तब ट्रिगर होता है यदि हेज को पहले 12 महीनों के भीतर, और मैं उद्धृत कर रहा हूं, अप्रत्याशित बाजार गतिविधियों के कारण समाप्त करने की आवश्यकता होती है। उन्होंने ऊपर देखकर उनकी ओर देखा। सरल शब्दों में, अनन्या, यदि हेज जल्दी विफल हो जाता है तो उसे अधिक भुगतान मिलता है। यह इस कंपनी की स्थिति की रक्षा करने की कोशिश कर रहे किसी आदमी की फीस संरचना नहीं है। यह एक ऐसे आदमी की फीस संरचना है जिसे ठीक उसी तरह के पतन से सीधे लाभ मिलता है जिसे तुमने रोका था। अनन्या के सीने में कुछ कस गया। कोई आश्चर्य नहीं, चूंकि देविका उन्हें इसके रूप के बारे में पहले ही बता चुकी थी, बल्कि रोहन को सौंपे जाने के बजाय अपने स्वयं के सावधानीपूर्वक पढ़ने के माध्यम से सच्चाई तक पहुंचते देखने पर एक तरह की गंभीर पुष्टि थी। उन्होंने धीरे से कहा, तुम सही हो, और एक खराब फीस संरचना से बढ़कर भी इसमें बहुत कुछ है। उन्होंने तब उन्हें बताया, सावधानी से, प्रत्येक विवरण को एक ऐसे व्यक्ति की सटीकता के साथ चुनते हुए जो अभी भी एक बड़े सच की रक्षा कर रहा था जिसे वह उजागर करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन भंडारी के बारे में, सोलेंड्रिस ग्रुप के बारे में, देविका ओबरॉय नाम की एक महिला के बारे में कुछ भी छिपाए बिना, जिसके पिता का निधन यह मानते हुए हुआ था कि उनकी अपनी असफलता ने उन्हें बर्बाद कर दिया था, जबकि वास्तव में वह ठीक उसी फ्रॉड के जानबूझकर बनाए गए लक्ष्य थे। रोहन ने बिना बीच में टोके उनकी बात सुनी। उनका चेहरा कई सावधान चरणों से गुजरा जिन्हें वो उन्हें पढ़ना सीखने के महीनों से पहचानती थी। अविश्वास, फिर मतली जैसा कुछ, और अंततः जैसे ही इसका पूरा आकार तय हुआ, एक तरह का शांत, नियंत्रित आतंक। जब वो अपनी बात समाप्त कर चुकी थी तो उन्होंने धीरे से कहा,
मैं इस कंपनी में एक शिकारी को ले आया। इसलिए नहीं कि मैं पैसों के मामले में लापरवाह था, इसलिए क्योंकि मैं एक व्यापारिक सहयोगी को इतनी जल्दी प्रभावित करना चाहता था कि मैंने हर उस सुरक्षा उपाय को छोड़ दिया जो ठीक इसी तरह की चीज को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। अगर तुमने इसे न पकड़ा होता तो, अनन्या ने कहा, मैंने इसे पकड़ लिया। अब यही मायने रखता है, यह नहीं कि क्या हुआ होता। रोहन ने उम्मीद से ज्यादा तीखेपन के साथ कहा, यह मेरे लिए मायने रखता है। बोर्ड मीटिंग के बाद से उन्होंने जो सावधानीपूर्वक नियंत्रण बनाए रखा था, उसके माध्यम से कुछ कच्चा सा टूट रहा था। क्योंकि मैंने 6 महीने यह विश्वास करने में बिताए कि इस कंपनी के साथ मैंने जो सबसे बुरी चीज की थी वो तुम्हें कम आंकना था। अब मुझे पता चल रहा है कि मैंने लगभग एक धोखेबाज शिकारी को हमारी पूंजी तक सीधी पहुंच दे दी थी, और इसके नष्ट न होने का एकमात्र कारण ये था कि मेरी सौतेली बहन ने एक ऐसी खामी को पकड़ लिया जिसे मैं खुद को ठीक से जांचने के लिए बहुत अभिमानी था। उन्होंने मेज से पीछे हटते हुए खड़े होकर खिड़की की ओर उस बेचैन ऊर्जा के साथ चहलकदमी की जो एक ऐसे आदमी की थी जो इस बात से वाकिफ नहीं था कि उसने जो अभी अभी सीखा है उसके वजन का क्या किया जाए। क्या तुम समझती हो इसका क्या मतलब है, अनन्या? उस बोर्डरूम में हर कोई पहले से ही सोचता है कि मैं लापरवाह हूं, वो व्यक्ति जिसे निगरानी की आवश्यकता है। यदि यह बात औपचारिक रूप से सामने आ जाती है, यदि देविका ओबरॉय के सबूत सार्वजनिक हो जाते हैं, एक नियामक मामला बन जाते हैं, तो अनन्या ने कहा, ये होगा न तो बहुत क्रूरता से, लेकिन बिना बात को नर्म किए। इसे होना ही होगा, रोहन। एक महिला के पिता ने यह मानते हुए दम तोड़ दिया कि वह किसी ऐसी चीज में विफल हो गए थे जिसे वह पूरी तरह से समझते थे, जबकि वास्तव में उन्हें जानबूझकर उसी फ्रॉड द्वारा निशाना बनाया गया था जिसने लगभग हमें भी अपनी चपेट में ले लिया था। शायद और भी कई लोग हैं। देविका ने अपने परिवार को नष्ट करने वाले पैटर्न को साबित करने में 9 साल बिताए हैं। मैं उससे ये कहने नहीं जा रही हूं कि वह आपकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए इस बारे में चुप रहे, और ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं लगता कि आप वास्तव में चाहेंगे कि मैं ऐसा करूं। एक बार जब आप बोर्ड को क्या लगेगा इस पर घबराने के बजाय इस बात को ठीक से समझ ले। रोहन एक लंबी पल के लिए चुप रहे, अंधेरे बारिश से सने क्षितिज को ताकते रहे। अंततः उन्होंने अधिक शांत स्वर में स्वीकार किया, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहूंगा। जब से तुमने इस इमारत में कदम रखा है, तब से मैं ये खोज रहा हूं कि मैं पूरी तरह से वो आदमी नहीं हूं जिसे मैंने खुद को मान लिया था। कभी कभी यह अपमानजनक रहा है। यह अपमानजनक होने से भी बदतर है। ये पता लगाना है कि मेरे अपने अहंकार ने लगभग मुझे किसी ऐसी चीज में शामिल कर लिया जिसने एक वास्तविक परिवार को तबाह कर दिया, और मैंने एक बार भी कठिन सवाल पूछने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि मैं इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त था कि मेरे अपने निर्णय को जांचने की आवश्यकता नहीं है। एक पल के बाद उनका सावधानीपूर्वक निरीक्षण करते हुए अनन्या ने कहा, इससे बाहर निकलने का एक रास्ता है, लेकिन इसके लिए आपसे बोर्ड के सामने अपना बचाव करने की तुलना में काफी कठिन काम करने की आवश्यकता है। वह क्या है? अनन्या ने कहा, सीधे देविका ओबरॉय के पास जाओ। मेरे माध्यम से नहीं, वकीलों के माध्यम से नहीं। तुम व्यक्तिगत रूप से हर उस चीज के साथ जो तुमने अभी मुझे दिखाई है और जो कुछ भी तुम इन फाइलों में पा सकते हो, उसे ठीक वही बताओ जो तुमने मुझे बताया कि तुमने भंडारी को लापरवाही से अंदर लाया था, दुर्भावना से नहीं, और यह कि तुम उस पैटर्न को साबित करने के लिए आवश्यक कोई भी दस्तावेज प्रदान करने के लिए तैयार हो जिसने उसके पिता को नष्ट कर दिया था। उसे एक ऐसे आदमी के बीच का अंतर देखने दो जिसने एक अहंकारी गलती की थी और एक ऐसे आदमी के बीच जो इसके परिणामों को सुधारने के लिए तैयार है, भले ही इसके लिए उसे व्यक्तिगत रूप से कीमत चुकानी पड़े। रोहन मुड़कर उन्हें देखने लगे। उनके चेहरे के भावों में कुछ जटिल था, आश्चर्य, उन्होंने सोचा, और उसके नीचे कुछ ऐसा जो वास्तविक कृतज्ञता की शुरुआत हो सकती है। उन्होंने धीरे से कहा, तुम मुझे इसे खुद सुधारने का मौका दे रही हो, मेरे लिए ऐसा करने के बजाय, और बोर्ड को ये देखने देने के बजाय कि तुम दूसरी बार मेरी गंदगी साफ कर रही हो। अनन्या ने कहा, मैं तुम्हारी गंदगी साफ करने में दिलचस्पी नहीं रखती हूं। मैं इस कंपनी में और इस परिवार में दिलचस्पी रखती हूं कि हर असहज सच को एक सुरक्षित दूरी से प्रबंधित करने के बजाय आखिरकार एक बार के लिए ईमानदार बनूं। रोहन, तुमने भंडारी के फ्रॉड को पैदा नहीं किया है, लेकिन तुम वो व्यक्ति हो जो इसे किसी और के पिता के साथ होने से रोकने में मदद कर सकता है। यह इस बात से ज्यादा मायने रखता है कि यह तुम्हें बोर्डरूम में लापरवाह दिखाता है या नहीं। वो काफी देर तक चुप रहे, एक ऐसे भाव से उनका अध्ययन करते हुए जिसे उन्होंने उनसे पहले कभी नहीं देखा था। उनकी शुरुआती मुलाकातों की सतर्क गणना नहीं, पिछले 6 महीनों की सतर्क, अनिश्चित शांति भी नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जो पहली बार वास्तविक भरोसे जैसा लग रहा था। उन्होंने अंत में कहा, 6 महीने पहले मैंने तुम्हें हितों के टकराव के एक गड़े हुए आरोप पर इस इमारत से बाहर फेंकवाने की कोशिश की थी।
मैंने तुम्हारी माँ को उनके घर से डराकर भगाने के लिए अपने ही पिता के सहयोगी को खरीदा था या खरीदने की कोशिश की थी। मैंने एक ऐसा ईमेल भेजा था जिसे ये दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था कि पूरा बोर्ड तुम्हें एक धोखेबाज समझे। उनकी आवाज स्थिर थी, लेकिन उसमें कुछ बहुत शांत हो चुका था। मैं नहीं समझता कि तुम मुझे इससे बेहतर होने के मौके क्यों देती रहती हो, अनन्या। तुम्हारी स्थिति में होती तो मैं ऐसा नहीं करती। मुझे यकीन नहीं है कि मैं उन अवसरों को लगातार प्राप्त करने की भी हकदार हूं। अनन्या ने एक छत, एक पतन और शोक के 11 वर्षों के बारे में सोचा, जिसे उन्होंने अकेले ही एक दूसरे मौके में ढोया था, जिसे इस इमारत में कोई और कभी पूरी तरह नहीं समझ पाएगा। उन्होंने सोचा कि इस जीवन में ये कितना आसान होता कि रोहन की भंडारी के साथ बरती गई अपनी लापरवाही को वह लीवरेज, दबाव बनाने का हथियार बनने देती, जिसे उन्होंने कभी सिंगापुर हेज के ऊपर संजोकर रखने पर विचार किया था। इस बात का अकाट्य और सार्वजनिक प्रमाण कि उनके फैसले पर किसी भी चीज के साथ भरोसा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने धीरे से कहा, क्योंकि मैंने बहुत पहले तय कर लिया था कि मैं उस तरह की इंसान नहीं बनने जा रही हूं जो ये देखने के बजाय कि क्या टूटा हुआ है, सिर्फ स्कोर रखती रहे। रोहन, तुमने एक गंभीर गलती की है। तुम इससे छिपने के बजाय इसे ईमानदारी से सुधारने की कोशिश कर रहे हो। इस समय मेरे लिए केवल यही बात मायने रखती है। रोहन 3 दिन बाद अकेले सिंगापुर के लिए उड़ान भर गए और अपने साथ एक बैठक का औपचारिक अनुरोध लेकर गए, जिस पर देविका ओबरॉय ने कथित तौर पर इतनी तेजी से सहमति व्यक्त की थी, जिससे ये संकेत मिलता था कि वह भी अपना बचाव करने वाले एक आदमी और चीजों को सही करने की कोशिश करने वाले एक आदमी के बीच के अंतर को समझती थी। अनन्या उनके साथ नहीं गई। उन्होंने तय किया था कि इस हिस्से को अकेले रोहन का होना चाहिए, ये देखने के लिए कि क्या 6 महीने में उन्होंने जो शांति बनाई थी वह सावधानीपूर्वक पेशेवर दूरी से भी कठिन किसी चीज से पार पा सकती है, और क्या वे दोनों इतने बड़े पैमाने की गलती के साथ एक दूसरे पर भरोसा करने में सक्षम हैं और फिर भी जानबूझकर उनके साथ खड़े रहने का विकल्प चुनते हैं। वो दिन उन्होंने रोहन के जाने के बाद देविका की मूल फाइल को अधिक सावधानी से खंगालने में बिताए, मीनाक्षी के बढ़ते शोध के खिलाफ सोलेंड्रिस ग्रुप की अन्य ज्ञात पोजीशनों का मिल करने में, और एक ऐसी तस्वीर तैयार करने में जो अध्याय दर अध्याय 18 महीने पहले के एक खराब हेज की तुलना में काफी बड़ी और परेशान करने वाली होती जा रही थी। उन्होंने पाया कि 3 अन्य कंपनियां, सभी मध्यम आकार की, सभी ऐसे कंसल्टेंट के माध्यम से संरचित थीं जिनकी फीस व्यवस्था शुरुआती पतन को पुरस्कृत करती थी। 2 कंपनियां उन नुकसानों के साथ बच गईं जिन्हें उनके बोर्डों ने खराब बाजार समय का नतीजा मान लिया था। एक, कोयम्बटूर की एक कपड़ा निर्माता कंपनी, पूरी तरह से 4 साल पहले डूब गई थी। उसके संस्थापक के परिवार ने एक ऐसे पतन में अपना सब कुछ खो दिया था जो देविका के पिता को तबाह करने वाले पतन से काफी मिलता जुलता था। गुरुवार की रात को अपनी स्क्रीन पर फैलते हुए पैटर्न को घूरते हुए अनन्या ने सोचा, यह कोई एक शिकारी नहीं है। यह एक पूरी संरचना है जो वर्षों में बनाई गई है और चुपचाप उन इंजीनियर विफलताओं से मुनाफा कमा रही है जिन्हें किसी ने कभी एक दूसरे से सफलतापूर्वक नहीं जोड़ा है। उनका फोन वाइब्रेट हुआ। सिंगापुर से रोहन का भेजा गया एक संदेश, संक्षिप्त और अप्रत्याशित रूप से निडर। उसने मुझ पर विश्वास किया, या कम से कम वो दस्तावेजों के खिलाफ काम करने के बजाय उनके साथ काम करने के लिए तैयार है। अनन्या, मुझे लगता है कि आज हमने वास्तव में कुछ सही किया है। लंबे समय में ये पहली बार है जब मैं बिना किसी शर्त के ऐसा कह पा रहा हूं। अनन्या ने उस संदेश को 2 बार पढ़ा। उनके सीने में कुछ ऐसा ढीला हुआ जिसके बारे में उन्हें पूरी तरह से एहसास नहीं था कि वो 6 महीने पहले की बोर्डरूम मीटिंग के बाद से तनावग्रस्त था। राहत तो नहीं, लेकिन वास्तविक उम्मीद का एक शांत, अपरिचित आकार की वो और रोहन जो कुछ भी बना रहे थे, वो शायद सावधानीपूर्वक विनम्रता की तुलना में कठिन परीक्षणों से पार पाने में सक्षम हो सकता था। उन्होंने अपनी स्क्रीन की तरफ, सोलेंड्रिस ग्रुप के इंजीनियर पतन के फैलते हुए पैटर्न की तरफ, कोयम्बटूर के एक कपड़ा परिवार की तरफ देखा, जिन्हें वह मौका कभी नहीं मिला जो देविका के पिता को भी कभी नहीं मिला, किसी का फ्रॉड को उनके खत्म होने से पहले पकड़ लेना। धीमी गति से सोचते हुए उन्होंने मन ही मन कहा, 4 कंपनियां इस पैटर्न का अंत नहीं है। ये सिर्फ वह हिस्सा है जिसे हमने अब तक पाया है। और यदि सोलेंड्रिस ग्रुप ने बिना किसी को जोड़े 9 वर्षों से ऐसा किया है, तो वे सिर्फ इसलिए रुकने वाले नहीं हैं क्योंकि हमने सवाल पूछना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने पिता के बारे में सोचा, जो परिवार के मालाबार हिल आवास में 2 मंजिल ऊपर सो रहे थे, जिसके यहां आने की आदत उन्हें अभी तक पूरी तरह नहीं पड़ी थी। उन्होंने रोहन के बारे में सोचा, जो हिंद महासागर के ऊपर कहीं अपने वयस्क जीवन के पहले ईमानदार हिसाब से घर वापस उड़ रहे थे। उन्होंने देविका ओबरॉय के पिता के बारे में सोचा, जो 4 साल से मृत थे और कभी उस सच को नहीं जान पाए जिसने वास्तव में उन्हें तोड़ दिया था।
अनन्या ने पहले ही कुणाल भाटिया को फोन करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए और एक बहुत बड़ी लड़ाई के आकार को लेते हुए महसूस करते हुए सोचा, अब यह मलिक इंडस्ट्रीज के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि सोलेंड्रिस ग्रुप ने चुपचाप कितने अन्य परिवारों को तबाह कर दिया है और क्या कोई कभी उन्हें इसके लिए जवाबदेह ठहराने जा रहा है। अध्याय 4। एक जाना पहचाना चेहरा। कुणाल भाटिया का फोन मंगलवार की दोपहर को आया, जब अनन्या द्वारा निजी तौर पर सोलेंड्रिस जांच कहे जा रहे इस अभियान को शुरू हुए 3 हफ्ते हो चुके थे। 3 हफ्ते की शांत क्रॉस रेफरेंसिंग, नियामक संपर्कों को सावधानीपूर्वक किए गए फोन कॉल्स और सिंगापुर से एनक्रिप्टेड बैचों में आ रहे देविका ओबरॉय के विस्तृत होते दस्तावेजों की समीक्षा, जिन्हें मीनाक्षी ने किसी व्यावसायिक रिपोर्ट के बजाय एक कानूनी मामला तैयार करने वाले व्यक्ति के गंभीर, व्यवस्थित फोकस के साथ देखना शुरू कर दिया था। कुणाल ने फोन उठाते ही बिना किसी प्रस्तावना के कहा, मुझे 5वीं कंपनी मिल गई है। इसके लिए आप बैठकर बात करना चाहेंगी। अनन्या पहले से ही रणनीति समिति के उस कार्यालय में बैठी थी, जो पिछले 3 हफ्ते में चुपचाप एक वॉर रूम जैसी जगह में बदल चुका था। तारीखों और पैसों के आंकड़ों से भरे व्हाइट बोर्ड और सूक्ष्म प्रिंट में संदिग्ध रूप से समान आकस्मिक खंड वाले कंसल्टेंट अनुबंधों की बढ़ती हुई फाइल। उन्होंने अपनी तरफ एक नया नोटपैड खींच लिया। पुरानी आदत उस संस्करण से लंबी टिक गई थी जिसे कभी इसकी कम जरूरत हुआ करती थी। मुझे बताओ, कुणाल ने कहा। वर्षा फ्रेट नाम की एक लॉजिस्टिक फर्म, मध्यम आकार की, परिवार द्वारा संचालित, पुणे से आधारित। उन्होंने 11 साल पहले, और मैं चाहूंगा कि आप इसके लिए खुद को तैयार कर लें, आदित्य भंडारी नाम के एक कंसल्टेंट द्वारा संरचित मुद्रा हेज को स्वीकार किया था। लगभग हमारी जैसी ही फीस संरचना। हेज 8 महीने के भीतर ढह गया। कंपनी 2 साल के भीतर बंद हो गई। इसके बाद एक ठहराव आया, जो किसी ऐसी चीज से भारी था जिसे अनन्या फोन पर पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। अनन्या, वर्षा फ्रेट के मालिक परिवार का नाम देशमुख था। प्रिया देशमुख का परिवार। अनन्या बिल्कुल स्थिर हो गई। उनके हाथ में पकड़ा हुआ पेन बीच में ही रुक गया। प्रिया देशमुख, वही एचआर मैनेजर जिन्होंने इस जीवन में मलिक इंडस्ट्रीज में उनके पहले ही दिन उन्हें स्ट्रेटेजिक फाइनेंस ट्रैक के लिए आगे बढ़ाया था, जिन्होंने उन्हें धीरे से चेतावनी दी थी कि रोहन का ध्यान अधिकांश नए कर्मचारियों की उम्मीद से ज्यादा तेजी से आएगा। प्रिया, जिन्होंने 8 महीने की शांत पेशेवर दोस्ती में एक बार भी यह जिक्र नहीं किया था कि उनके अपने परिवार को ठीक उसी शिकारी द्वारा नष्ट कर दिया गया था जिसने लगभग मलिक इंडस्ट्रीज को भी तबाह कर दिया था। अनन्या ने धीरे से पूछा, क्या वो जानती हैं कि उनके परिवार की कंपनी का पतन कोई खराब किस्मत नहीं हो सकता है? कुणाल ने स्वीकार किया, मुझे नहीं पता। मुझे उस अवधि की कॉर्पोरेट फाइलिंग्स के खिलाफ उपनाम का मिलान करने पर 1 घंटे पहले ही यह संबंध मिला है। ये संभव है कि उन्होंने 11 साल यह मानते हुए बिताए हों कि देविका के पिता ने जो माना था वही सही था, कि यह सिर्फ एक खराब व्यावसायिक निर्णय था, एक करेंसी बेट जो सफल नहीं हुई। ये भी संभव है कि वो जितना उन्होंने कभी कहा है उससे अधिक जानती है, और उनके पास एक ऐसी कंपनी में किसी के सामने इसे लाने का कोई कारण नहीं रहा है जिसके लिए उन्होंने 1 दशक से भी कम समय तक काम किया हो। अनन्या ने पेन नीचे रख दिया और महसूस किया कि जांच का दायरा एक बार फिर असहज रूप से एक ऐसे क्षेत्र में फैल रहा है जो अब अमूर्त नहीं था। न तो सिंगापुर की कोई महिला जिसे उन्होंने एक बार मिला था, और न ही कोयम्बटूर का कोई कपड़ा परिवार जिसे उन्होंने केवल एक स्प्रेडशीट के आंकड़ों के रूप में देखा था, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वो अधिकांश सुबह गलियारे में देखती थी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने इस जीवन में चुपचाप और इसके लिए बिना किसी दायित्व के अनन्या को ठीक उस करियर प्रक्षेपवक्र के लिए स्थापित करने में मदद की थी जिसने उन्हें भंडारी के फ्रॉड को दोबारा दोहराने से पहले पकड़ने के लिए पर्याप्त करीब पहुंचने दिया था। अनन्या ने धीरे से सोचा, अगर मैंने 6 महीने पहले हेज को न पकड़ा होता तो प्रिया ने ठीक उसी आपदा को दोबारा होते देखा होता जिसने उनके अपने परिवार को नष्ट कर दिया था, और वह भी एक ऐसी कंपनी के भीतर जिसके लिए उन्होंने 8 महीने से चुपचाप मेरी सफलता की कामना की थी। अनन्या ने कहा, मुझे उनसे बात करने की जरूरत है, सीधे, इससे पहले कि यह कुछ ऐसा बने जिसके बारे में वो किसी विनियामक फाइलिंग में पढ़े, बजाय इसके कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से सुने जो वास्तव में समझता है कि क्या हुआ था। उन्होंने 1 घंटे बाद प्रिया को उनके दफ्तर में पाया, और अनन्या के चेहरे के भावों में कुछ ऐसा जरूर रहा होगा जिसने उनके द्वारा उठाए जा रहे भार के वजन को जाहिर कर दिया होगा, क्योंकि प्रिया की तेज पेशेवर दक्षता, वही कुशल शांति जिसे अनन्या अपने 8 महीने पहले के पहले साक्षात्कार से याद करती थी, लगभग तुरंत ही लड़खड़ा गई। प्रिया ने जिस फोल्डर की समीक्षा कर रही थी उसे नीचे रखते हुए कहा, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे कुछ ऐसा बताने वाली हो जिसे मैं सुनना नहीं चाहूंगी। दरवाजा पीछे से बंद करते हुए अनन्या ने कहा, शायद मैं ऐसा ही करने जा रही हूं। प्रिया, क्या आदित्य भंडारी नाम का कोई मतलब है तुम्हारे लिए?
प्रिया का चेहरा परिवर्तनों की एक जटिल श्रृंखला से गुजरा, पहले भ्रम, फिर कुछ अधिक तेज, पुराना, एक ऐसी याद कहीं से सतह पर आ रही थी जिसे उन्होंने स्पष्ट रूप से बहुत पहले दफना दिया था। उन्होंने धीरे और शांत स्वर में कहा, यह कोई ऐसा नाम नहीं है जिसे मैंने 11 साल में सुना हो। मेरे परिवार की लॉजिस्टिक कंपनी ने पतन से पहले उस नाम के एक कंसल्टेंट के साथ काम किया था। अनन्या, तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो? अनन्या ने उन्हें सब कुछ बताया, सावधानी से, जिस तरह उन्होंने रोहन को बताया था। प्रिया को सोलेंड्रिस पैटर्न का पूरा रूप दिया, बिना उसमें से कुछ भी नरम किए। देविका के पिता, कोयम्बटूर का कपड़ा परिवार, मलिक इंडस्ट्रीज में बाल बाल बचा हादसा जिसे प्रिया ने खुद अनजाने में एक तेज नए विश्लेषक को ठीक उस ट्रैक पर रखकर तैयार करने में मदद की थी जो अंततः भंडारी के फ्रॉड को उनके रास्ते में ले आता। जब तक अनन्या ने अपनी बात समाप्त की, प्रिया बहुत स्थिर बैठी थी, उनके हाथ उनकी गोद में कसकर मुड़े हुए थे। उनकी पेशेवर शालीनता पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और उसकी जगह कुछ ऐसा आ गया था जो अनन्या ने उनसे कभी नहीं देखा था, कुछ अधिक कच्चा और बेनकाब। प्रिया ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, मेरे पिता ने अपने जीवन के आखिरी 3 साल यह विश्वास करते हुए बिताए कि उन्होंने लापरवाही से अपने ही परिवार को विफल कर दिया था। वो इससे कभी पूरी तरह से उबर नहीं पाए, पैसे से नहीं, हमने आखिरकार इसे प्रबंधित कर लिया था, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जो वर्षा फ्रेट के ढह जाने के बाद बस रुक गया। उनका निधन यह मानते हुए हुआ कि यह उनकी अपनी गलती थी। उनकी आवाज थोड़ी कांप गई और जारी रखने से पहले उन्होंने संक्षेप में अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। मैंने 4 साल बाद मलिक इंडस्ट्रीज में एचआर की नौकरी ले ली, आंशिक रूप से क्योंकि मुझे स्थिर काम की आवश्यकता थी और आंशिक रूप से, मुझे लगता है, क्योंकि मेरे एक हिस्से को ये समझने की आवश्यकता थी कि इस आकार की कंपनी वास्तव में जोखिम को ठीक से कैसे प्रबंधित करती है, क्योंकि मैंने अपने ही परिवार को ऐसा करने में असफल होते देखा था। अनन्या ने धीरे से कहा, तुमने मुझे स्ट्रैटेजिक फाइनेंस ट्रैक पर रखा मेरे पहले ही दिन। अगर तुमने ऐसा न किया होता तो शायद मैं कभी उस कमरे में नहीं होती जब सिंगापुर हेज 3 हफ्ते बाद एक योजना बैठक में सामने आया था। इस कंपनी को भी ठीक वही पतन भुगतना पड़ सकता था जिसने तुम्हारे परिवार को समाप्त कर दिया, और हम दोनों में से कोई भी तब तक नहीं समझ पाता जब तक कि बहुत देर हो चुकी होती। प्रिया ने ऊपर की ओर देखा, उनकी आंखों के पीछे कुछ ऐसा उमड़ रहा था जिसका नाम आसानी से रखना बहुत जटिल था, दुख, और एक अजीब, दर्दनाक राहत के करीब कुछ, उस घाव को अंततः समझने का अजीब चक्कर जो पहले कभी ठीक से समझ नहीं आया था। जैसे कि वो शब्दों का पहली बार परीक्षण कर रही हो, प्रिया ने धीरे से कहा, वो विफल नहीं हुए थे। मेरे पिता, वो किसी भी चीज में विफल नहीं हुए थे। उन्हें जानबूझकर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा निशाना बनाया गया था जिसने उस सटीक प्रकार के पतन से मुनाफा कमाया था जिसने उन्हें नष्ट कर दिया था। अनन्या ने सीधे शब्दों में कहा, हाँ, वह थे। प्रिया एक लंबी पल के लिए चुप रही और जब उन्होंने अंततः फिर से बात की तो उनकी आवाज कुछ कठिन, अधिक केंद्रित हो गई। वह विशिष्ट स्पष्टता जिसे अनन्या ने दुख से उद्देश्य तक की अपनी लंबी यात्रा से पहचाना था। प्रिया ने पूछा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? इसे ठीक से साबित करने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सोलेंड्रिस ग्रुप के पीछे जो कोई भी है वो इस बात का जवाब दे कि उन्होंने मेरे परिवार और देविका के परिवार और ऐसे ही न जाने कितने अन्य लोगों के साथ क्या किया जिन्हें अभी तक किसी ने नहीं पाया है। अनन्या ने कहा, वो सब कुछ जो तुम्हें याद है, हर वो दस्तावेज जो शायद तुम्हारे परिवार के पास उस अवधि का अभी भी हो। और मुझे ये जानने की जरूरत है कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो कि पेशेवर रूप से इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है, एक बार जब यह एक औपचारिक मामला बन जाए तो इससे सार्वजनिक रूप से जुड़ना पड़े। सोलेंड्रिस ग्रुप के पास अपनी रक्षा के लिए 9 साल का समय रहा है। वे आसानी से हार नहीं मानेंगे। प्रिया के चेहरे के भाव कुछ ऐसे में बदल गए जिसे अनन्या पहचानती थी, वही उग्र, अटूट संकल्प जिसे उन्होंने अपनी खुद की दूसरी बार मिली जिंदगी में 8 महीने पहले और एक छत के ऊपर संजोया था, एक ऐसे जीवन में जिसे इस कमरे में कोई भी कभी पूरी तरह नहीं समझ पाएगा। प्रिया ने कहा, मेरे पिता ने 3 साल यह विश्वास करते हुए बिताए कि उनके अपने फैसले ने उन सभी को विफल कर दिया जो उन पर निर्भर थे। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सच्चाई आखिरकार आपकी मेज पर पड़ी एक फाइल के अलावा कहीं और मौजूद रहे, मुझे पेशेवर रूप से इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है। मुझे बताओ कि कहां से शुरू करना है। उस शाम वित्त का तल पूरी तरह से खाली हो जाने के बाद भी अनन्या काफी देर तक अपने दफ्तर में अकेली बैठी रही। उनके सामने का व्हाइट बोर्ड अब 4 के बजाय 5 नामों से भरा हुआ था। देविका ओबरॉय के पिता, कोयम्बटूर का कपड़ा परिवार, वर्षा फ्रेट, मलिक इंडस्ट्रीज का बाल बाल बचा हादसा, और मीनाक्षी की सावधानीपूर्वक लिखावट में ठीक 1 घंटे पहले जोड़ा गया छठा नाम, जिसे कुणाल ने उस दोपहर चिन्हित किया था।
अहमदाबाद का एक छोटा फार्मास्यूटिकल वितरक जो 7 साल पहले लगभग समान परिस्थितियों में ढह गया था। 6 कंपनियां, 6 परिवार, 9 साल की शांत इंजीनियर बर्बादी, और जहां तक अनन्या समझ सकती थी, उनमें से एक ने भी कभी अपने खुद के आपदा को दूसरों से सफलतापूर्वक नहीं जोड़ा था। प्रत्येक परिवार अपने नुकसान को अकेले धोने के लिए छोड़ दिया गया था, यह मानते हुए कि यह केवल उनका अपना था जिसे वे विफल करने के जिम्मेदार थे। उन्होंने अपने पहले जीवन के बारे में सोचा, एक ऐसी कंपनी के माध्यम से 11 साल की शांत, आभारी चढ़ाई जिसने कभी उन्हें पूरी तरह से अपना नहीं माना था, ठीक उस रात तक जब इसने उन्हें एक छत पर सब कुछ कीमत के रूप में चुका दिया, जिसका फैंटम कोल्ड, प्रेत जैसी ठंडक उन्हें आज भी कभी कभी अपने सपनों में महसूस होता है। उन्होंने सोचा कि अलगाव कैसे आसानी से एक तेज, सक्षम व्यक्ति को भी यह विश्वास दिला सकता है कि उनकी अपनी विफलता ही पूरी कहानी है, जबकि वास्तव में ये कभी भी अलग थलग नहीं थी। व्हाइट बोर्ड पर 6 नामों को घूरते हुए अनन्या ने धीरे से सोचा, सोलिंड्रिस ग्रुप वास्तव में यही बेचता है। केवल इंजीनियर वित्तीय पतन नहीं, अलगाव, उस विशेष, विनाशकारी अकेलेपन का एहसास कि आप अकेले ही किसी ऐसी आपदा के लिए जिम्मेदार हैं जिसे किसी और ने विशेष रूप से मुनाफा कमाने के लिए बनाया था। उनका फोन वाइब्रेट हुआ, उनके पिता का भेजा हुआ एक संदेश, देर से भेजा गया, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो अभी भी, उनके रिश्ते के 8 महीने बाद भी, आकस्मिक बातचीत में भी सावधानी से शब्दों का चयन करता है, उसके लिए अप्रत्याशित रूप से अनौपचारिक था। कुणाल ने मुझे प्रिया के परिवार के बारे में जानकारी दी। मुझे दूर दूर तक वर्षा फ्रेट के पतन की याद है। वास्तव में, उनके टूटने से पहले हमने लगभग उनके लॉजिस्टिक डिवीजन का अधिग्रहण कर लिया था, हालांकि हमारे ज्यादा आगे बढ़ने से पहले ही सौदा टूट गया था। मुझे इसके पीछे के विवरण नहीं पता थे। मुझे 11 साल पहले भी कठिन सवाल पूछने चाहिए थे। मुझे खेद है कि मुझे ये शुरुआत करने में इतना समय लग गया। अनन्या ने उस संदेश को 2 बार पढ़ा। दिन के वजन के नीचे संक्षेप में कुछ गर्म और अपरिचित सा बस गया। उनके पिता, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 2 दशकों से अधिक समय तक हर असहज सच को एक सुरक्षित दूरी से प्रबंधित करने में बिताया था, उन्होंने एक बार फिर ईमानदारी से इसका सामना करने का विकल्प चुना। उन्होंने व्हाइट बोर्ड की तरफ, 6 नामों की तरफ देखा, जिन्होंने अपने अपने अलग थलग दुख में खुद को एक ऐसी आपदा में अकेला मान लिया था जिसे कभी भी अकेले रोकने की उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। देविका ओबरॉय को एक संदेश का मसौदा तैयार करते हुए और एक ऐसे मामले के आकार को महसूस करते हुए जो अब मलिक इंडस्ट्रीज के शेयरों या रोहन की प्रतिष्ठा की रक्षा करने के बारे में नहीं था, बल्कि कुछ काफी बड़ा था। 6 परिवार और जितने भी अन्य अभी भी अज्ञात हैं, उन्हें आखिरकार यह समझने का मौका मिल रहा था कि उनकी सबसे खराब रातें कभी भी उनकी अपनी विफलता नहीं थी। अनन्या ने मन ही मन सोचा, अब और नहीं। उन्होंने देविका को टाइप किया, 6 कंपनियां। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम इसे केवल एक जांच के रूप में देखना बंद करें और इसे एक मामले के रूप में देखना शुरू करें। इससे पहले कि सोलिंड्रिस ग्रुप को एहसास हो कि हम पहले से कितने करीब हैं, मैं नियामकों को लाना चाहती हूं। जवाब कुछ ही मिनटों में आ गया, संक्षिप्त और दृढ़। मैं 9 साल से किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रही थी जो इसके पीछे वास्तविक सबूत के साथ ऐसा कहे। आइए इसे ठीक से पूरा करें। अध्याय 5। उनका पहला कदम। सोलिंड्रिस ग्रुप ने बुधवार को उन पर ध्यान दिया, और अनन्या को इसका एहसास उसी पल हो गया जब उन्होंने दफ्तर में कदम रखा और मीनाक्षी को अपने दरवाजे के बाहर टैबलेट हाथ में लिए पहले से ही इंतजार करते पाया। मीनाक्षी के चेहरे पर वैसी ही कसी हुई अभिव्यक्ति थी जो पिछले 1 महीने में एक अवांछित लेकिन परिचित संकेत बन चुकी थी। बिना किसी प्रस्तावना के मीनाक्षी ने कहा, सिंगापुर में हमारे विनियामक संपर्क ने अभी अभी फोन किया है। वही व्यक्ति जिसे देविका चुपचाप जानकारी दे रही थी। उनका कहना है कि कल देर रात किसी ने प्रारंभिक फाइलिंग डेटाबेस तक पहुंच बनाए, विशेष रूप से वेयर कैपिटल की स्वामित्व संरचना के लिए, और अलग से मलिक इंडस्ट्रीज के हालिया बोर्ड मिनटों के लिए एक खोज की गई। जिस किसी ने भी ऐसा किया उसने एक थर्ड पार्टी प्रॉक्सी सेवा का उपयोग किया जिसे पता लगाने से बचाने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन वे पूरी तरह से सावधान नहीं थे। तुम जानती हो कि वह कौन था? मीनाक्षी ने कहा, हम ये जानते हैं कि वो कौन नहीं था। ये देविका की टीम नहीं थी और यह हम भी नहीं थे, जिससे वो स्पष्ट संभावना बचती है। अनन्या ने अपने सीने में पुरानी, जानी पहचानी ठंडक को महसूस किया। पूरी तरह से डर नहीं, बल्कि ध्यान का वो विशेष तीखापन जो उन्हें एक ऐसी छत से याद था जिसके बारे में वह आज भी कभी कभी सपने देखती थी। वह अंतःप्रेरणा जिसने उन्हें बताया था कि एक खतरा सैद्धांतिक रहना बंद कर चुका है और तत्काल हो गया है। उन्होंने धीरे से कहा, सोलिंड्रिस जानती है कि हम एक मामला तैयार कर रहे हैं और वे जानते हैं कि यह व्यय से जुड़ा हुआ है। मीनाक्षी ने पुष्टि करते हुए कहा, यही काम करने का सिद्धांत है।
देविका पहले ही अपने भौतिक दस्तावेजों को एक सुरक्षित सुविधा में स्थानांतरित कर चुकी है, सिर्फ एहतियात के तौर पर। मैं सिफारिश करूंगी कि हम इस इमारत में मौजूद हर चीज के साथ भी ऐसा ही करें। यह एहतियात 18 घंटे से भी कम समय में दूरदर्शी साबित हुआ। अनन्या रोहन और मीनाक्षी के साथ एक लेट स्ट्रेटजी सेशन में थी। वे तीनों प्रिया के परिवार के दस्तावेजों की सिंगापुर के देविका के रिकॉर्ड से समीक्षा कर रहे थे और उस समय रेखा का निर्माण कर रहे थे जिसे अंततः किसी नियामक की छानबीन के सामने टिकना था। तभी उनके फोन की घंटी बजी जिस पर एक ऐसा नंबर था जिसे वह नहीं जानती थी। एरिया कोड अपरिचित था, उस तरह का कॉल जिसे वो आमतौर पर वॉइसमेल पर जाने देती। किसी बात ने उन्हें इसका उत्तर देने के लिए मजबूर कर दिया। सुश्री मलिक, आवाज सुगम, बिना जल्दबाजी वाली थी, जिसे दशकों के अभ्यास से उस विशेष तरीके से संवारा गया था जो कुछ ऐसा डिलीवर करते हुए भी उचित लगने का दिखावा करता था जो वास्तव में उचित नहीं था। मेरा नाम निखिल सरीन है। मैं सोलिंड्रिस ग्रुप के कानूनी हितों का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं समझता हूं कि आपने हाल ही में हमारे क्लाइंट के व्यावसायिक संबंधों में कुछ काफी ऊर्जावान शोध किया है। अनन्या ने फोन को स्पीकर पर रख दिया, मेज के पार रोहन की आंखों में देखा और उन्हें बहुत स्थिर होते हुए देखा। अनन्या ने समान रूप से कहा, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। सरीन ने अभी भी प्रसन्न और बिना किसी जल्दबाजी के स्वर में कहा, मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह समझती हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। आदित्य भंडारी, वर्षा फ्रेट, कोयम्बटूर का एक कपड़ा कंसर्न, सिंगापुर में एक काफी मेहनती युवा महिला जिसके मन में एक ऐसी कड़वाहट है जिसे वह लगभग एक दशक से पाल रही है। सुश्री मलिक, मैं आपके साथ स्पष्ट रहूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि स्पष्टता हम दोनों का काफी समय बचाएगी। हमारे क्लाइंट की ऐसी किसी समन्वित विनियामक शिकायत का विषय बनने में कोई रुचि नहीं है जो 8, 9, 11 साल पहले कठिन बाजारों में पैसे गंवाने वाले लोगों की व्यथित यादों पर बनाई गई हो। बाजार अस्थिर होते हैं, कंसल्टेंट ऐसे निर्णय लेते हैं जो हमेशा सफल नहीं होते। इनमें से कोई भी फ्रॉड का गठन नहीं करता है और मैं दृढ़ता से आपको यह विचार करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा कि पुख्ता दस्तावेजों के बिना इसके विपरीत आरोप लगाना कितना महंगा हो जाता है। रोहन फोन की ओर झुकते हुए बोले, यह एक धमकी की तरह लगता है। उनकी आवाज उतनी कठोर थी जितनी अनन्या ने उनके परिचय के शुरुआती सबसे गुस्से भरे दिनों के बाद से कभी नहीं सुनी थी। हालांकि इस बार उन्होंने नोट किया, गुस्सा उन पर निर्देशित नहीं था। सरीन ने सहजता से कहा, यह एक शिष्टाचार है, एक पेशेवर का दूसरे पेशेवर के प्रति। हमारा क्लाइंट ये भी नोट कराना चाहता है कि मलिक इंडस्ट्रीज वर्तमान में अपनी खुद की शासन व्यवस्था में एक नाजुक दौर से गुजर रही है। हाल ही में हुआ एक सार्वजनिक पारिवारिक मेल मिलाप, बोर्ड में कुछ विवादास्पद बदलावों के बाद अभी भी व्यवस्थित हो रही स्वामित्व संरचना। ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि हमारे क्लाइंट के खिलाफ एक आक्रामक, खराब तरीके से समर्थित सार्वजनिक अभियान ऐसी अस्थिरता को ट्रिगर करे जो मलिक इंडस्ट्रीज की अपनी हालिया पारदर्शिता के मुद्दों पर खराब रोशनी डाले। एक शिष्टाचार के रूप में पतले पर्दे से ढकी यह धमकी ठीक वैसे ही उतरी जैसे इसका इरादा था, इस बात की याद दिलाते हुए कि अनन्या का अपना इतिहास, उनकी अचानक स्वीकृति, दशकों पुराने रहस्य का गंदा सार्वजनिक रूप से खुलना, सोलिंड्रिस के खिलाफ उनके द्वारा जुटाए गए किसी भी दस्तावेज की तरह उतनी ही आसानी से हथियार बनाया जा सकता था। अनन्या ने अपनी आवाज को स्तरित रखते हुए, कुछ भी जाहिर न करते हुए कहा, शिष्टाचार के लिए धन्यवाद, मैं इसे ध्यान में रखूंगी। उन्होंने कॉल समाप्त कर दी और एक पल के लिए वे तीनों चुपचाप बैठे रहे और उस कमरे पर अभी अभी जो हुआ था उसका वजन छा गया। मीनाक्षी ने आखिरकार कहा, वे डरे हुए हैं। उनकी आवाज के तनाव के नीचे गंभीर संतोष जैसी भावना थी। वो कॉल आत्मविश्वास नहीं था, वो एक ऐसे व्यक्ति का कॉल था जिसे धमकी को आश्वस्त करने जैसा सुनाने के लिए कहा गया था, क्योंकि उनका क्लाइंट इस बात से वास्तव में चिंतित है कि हमने पहले ही क्या इकट्ठा कर लिया है। रोहन ने शांत स्वर में कहा, डरे हुए लोग खतरनाक होते हैं, खासकर अपने निशान छिपाने के 9 साल के अनुभव वाले डरे हुए लोग। यदि वे इस शुरुआती फोन कॉल में अनन्या के अपने पारिवारिक इतिहास को लीवरेज के रूप में संदर्भित करने के लिए तैयार है, तो मैं यह नहीं जानना चाहता कि जब उन्हें यह एहसास होगा कि अकेली धमकियां हमें नहीं रोकेंगी, तब वे क्या करने के लिए तैयार है। दूसरा कदम 4 दिन बाद आया और यह क्रूर सटीकता के साथ ठीक उसी जगह पर लक्षित था जहां अनन्या ने इसकी सबसे कम उम्मीद की थी। वह अपने दफ्तर में प्रिया के संकलित दस्तावेजों की समीक्षा कर रही थी, तभी उनकी मां का फोन आया। वह शांत, स्थिर आवाज नहीं जिसकी आदत अनन्या को 8 महीने से खुले में जी गई जिंदगी के दौरान हो चुकी थी, बल्कि कुछ ऐसी कसी हुई और डरी हुई आवाज थी जिससे अनन्या का पेट पहला वाक्य पूरा होने से पहले ही धंस गया। राधिका की आवाज धीमी और जरूरी थी, अनन्या, यहाँ कुछ आदमी है। फ्लैट के बाहर।
वे कल शाम से सड़क के पार एक कार में बैठे हैं। पहले मुझे लगा कि यह कुछ भी नहीं है, लेकिन वे अभी भी वहीं हैं, और जब मैं आज सुबह बाजार के लिए निकली तो उनमें से एक ने मेरी तस्वीरें ले ली। अनन्या पहले ही खड़ी हो चुकी थी, अपने कोट के लिए हाथ बढ़ा रही थी। ठंडा गुस्सा ठीक उसी केंद्रित स्पष्टता में बस गया था जिसे वह 6 महीने पहले से याद करती थी, जब रोहन के निलंबन नोटिस ने पहली बार उन्हें अपने पिता तक पहुंचने से रोकने की धमकी दी थी। माँ, तब तक फ्लैट से बाहर मत निकलना जब तक मैं वहां न पहुंच जाऊं। दरवाजा बंद कर लो, मैं अभी कुणाल के सुरक्षा संपर्क को फोन कर रही हूं। उन्होंने एक हाथ से फराह लिम के मुंबई के समकक्ष को डायल किया और दूसरे हाथ से अपना बैग पकड़ा और लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए उस ठंडे गणित को अपने दिमाग में चलाने लगी कि सोलेंड्रिस ग्रुप कथित तौर पर कितनी दूर जाने के लिए तैयार था, अब जब उनके वकील का एक फोन कॉल उन्हें रोकने के लिए काफी नहीं था। रोहन लिफ्ट बैंक में उनसे आ मिले और उन्होंने स्पष्ट रूप से अनन्या के दफ्तर के दरवाजे के बाहर से कॉल का पर्याप्त हिस्सा सुन लिया था जिससे वे समझ गए थे कि क्या हो रहा है। उन्होंने उनके बगल में कदम बढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि मुझे जरूरत नहीं है, रोहन ने कहा। मैं फिर भी आ रहा हूं। उनके चेहरे पर कुछ स्थिर और संकल्पित सा बस चुका था, एक ऐसे आदमी की खास शांति जिसने पिछले महीने धीरे धीरे जानबूझकर ऐसा कोई व्यक्ति बनने में बिताया था जो संघर्ष का कारण बनने के बजाय उसके साथ खड़ा होने में सक्षम हो। तुम देविका का सामना करने अकेली सिंगापुर गई। मैंने जो तोड़ा उसे सुधारने के लिए मैं अकेला गया। इस बार हम साथ जा रहे हैं। यह विचार करने योग्य नहीं है, अनन्या। उन्होंने बहस नहीं की। इसके लिए समय नहीं था, और उनके एक हिस्से ने, उस हिस्से ने जिसने अपने पहले जीवन के 11 साल बहुत देर से यह सीखने में बिताए थे कि कोई परिवार के भीतर कितना अकेला हो सकता है जो केवल साथ खड़े होने का नाटक करता है, ऐसा होने भी नहीं दिया। जब वे पहुंचे तो उनकी मां की इमारत के बाहर की कार जा चुकी थी। हालांकि फराह लिम का संपर्क, जो अनन्या के पहले के निर्देश पर सड़क के पार पहले से ही विवेकपूर्ण तरीके से तैनात था, ने पुष्टि की कि वो 10 मिनट से भी कम समय पहले गई थी और 2 अलग अलग शिफ्टों में लगभग 18 घंटे से वहां बैठी थी। अनन्या के खटखटाना पूरा करने से पहले ही राधिका ने दरवाजा खोल दिया और उन्हें एक जोरदार, अस्थिर आलिंगन में खींच लिया जिसने अनन्या को उनकी मां की फोन पर आए आवाज की तुलना में उस दिन के डर के बारे में बहुत कुछ बता दिया। राधिका ने अनन्या के कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहा, मैं ठीक हूं। हालांकि उनके हाथ अभी भी थोड़ा कांप रहे थे। हिल गई हूं, लेकिन ठीक हूं। उन्होंने कभी सीधे इमारत के पास जाने की कोशिश नहीं की, बस देखा, तस्वीरें ली। उन्होंने पीछे हटकर अनन्या और रोहन के बीच एक ऐसे भाव से देखा जो पिछले 8 महीनों में मलिक इंडस्ट्रीज के प्रति सतर्क डर से बदलकर सतर्क भरोसे के करीब कुछ बन गया था। यह उस जांच की वजह से है जिस पर आप देविका के साथ काम कर रही है, अनन्या ने कहा। हाँ, इसे नर्म करने में असमर्थ, अपनी मां से एक ऐसे खतरे के बारे में झूठ बोलने को अनिच्छुक जो अभी अभी पूरी तरह से वास्तविक साबित हुआ था। मुझे बहुत खेद है, मां। मुझे अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि वे किसी ऐसे दिशा से आ सकते हैं जो सीधे मुझ पर लक्षित नहीं था, राधिका ने अब अधिक स्थिर स्वर में कहा। जो सही है वो करने के लिए माफी मत मांगो। मैंने तुम्हें वही पूरा करने के लिए पाला है जो तुम शुरू करती हो, अनन्या। मैं तुमसे ये कहने नहीं जा रही हूं कि सिर्फ इसलिए रुक जाओ क्योंकि यह डरावना है। मैं तुमसे सावधान रहने के लिए कह रही हूं। और मैं कह रही हूं, उन्होंने रोहन को एक ऐसी नज़र से देखते हुए जोड़ा जो शायद वो पहली वास्तविक गर्माहट हो सकती है जो उन्होंने कभी उन्हें दिखाई थी, कि यह परिवार जो भी बन रहा है वो वास्तव में इस बार उन लोगों की रक्षा करे जिनकी देखभाल करने का ये दावा करता है। अनन्या के जवाब देने से पहले रोहन ने शांत स्वर में कहा, ये करेगा। श्रीमती मलिक, मैं आपको अपना वचन देता हूं, चाहे इसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े। उस रात मालाबार हिल आवास पर वापस आकर अनन्या ने अपने पिता और रोहन के साथ अध्ययन कक्ष में बैठकर बिल्कुल वही बात रखी जो हुई थी। वकील का कॉल, उनकी मां के फ्लैट के बाहर की निगरानी, दोनों के नीचे का अकाट्य संदेश। हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपको चोट कहां पहुंचाई जाए और हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं। अरविंद ने चुपचाप सुना, प्रत्येक विवरण के साथ उनका चेहरा और गहरा होता गया, जब तक कि अंततः उन्होंने पानी का वो गिलास नीचे नहीं रख दिया जिसे वे पिए बिना पकड़े हुए थे और अपने दोनों बच्चों को एक ऐसे भाव से देखा जिसे अनन्या ने उनसे पहले कभी नहीं देखा था। एक ऐसे आदमी की सावधान, दोषी दूरी नहीं जो हाथ की दूरी से परिणामों को प्रबंधित कर रहा हो, बल्कि कुछ कठिन, अधिक निर्णायक। अरविंद ने धीरे से कहा, मैंने इस उद्योग में लगभग 40 साल तक संबंध बनाए हैं। उनमें से कुछ मुझे स्वीकार करने में शर्म आती है। मैंने ठीक उसी तरह के सावधान,
आरामदायक सन्नाटे के माध्यम से बनाए हैं, जिसने सोलेंड्रिस ग्रुप को चलाने वाले लोगों की तरह के लोगों को यह विश्वास दिलाया कि हमारे परिवार किसी असहज सच्चाई का पीछा करने की तुलना में अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करना पसंद करेंगे। उन्होंने उनके बीच देखा, उनके मौसम की मार झेल चुके फीचर्स में कुछ संकल्प बस गया। मैं अब वो आदमी बनकर नहीं रहने वाला हूँ। इस कंपनी के पास जो भी संसाधन है, जो भी संबंध मैंने नियामकों के साथ, अन्य बोर्डों के साथ, ऐसे लोगों के साथ दशकों से बनाने में बिताए हैं जो मुझ पर ऐसे एहसान के कर्जदार हैं जिनका मैंने कभी भुगतान नहीं किया, वे आप दोनों के हैं, आज रात से शुरू करते हुए। सोलेंड्रिस ग्रुप ने मेरे बच्चों को चुप कराने के लिए मेरी बेटी की मां को डराने की गलती की। उनकी आवाज कठोर हो गई। उन्हें अंदाजा नहीं है कि इसकी उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। अनन्या ने अपने पिता और अपने भाई के बीच देखा, एक परिवार जो आखिरकार एक साथ खड़ा था, अधूरी तरह से, ईमानदारी से, एक ऐसे तरीके से जिसे उनके दोनों में से किसी भी जीवन ने इस पल से पहले कभी पूरी तरह से प्रबंधित नहीं किया था, और उन्होंने महसूस किया कि कुछ ऐसा अपनी जगह पर बस गया है जो उम्मीद से अधिक स्थिर और कोरे दृढ़ संकल्प से कठिन था। अनन्या ने देविका को फोन करने, कुणाल को फोन करने और एक ऐसे मामले के अगले, काफी अधिक आक्रामक चरण का निर्माण शुरू करने के लिए अपने फोन की तरफ पहले से ही हाथ बढ़ाते हुए मन ही मन सोचा, तुम चाहते थे कि हम डरकर चुप हो जाएं, जो अभी अभी केवल विनियामक रहने के बजाय अकाट्य रूप से व्यक्तिगत हो गया है। इसके बजाय तुमने हमें हर वो कारण दे दिया है जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि तुम कभी भी किसी अन्य परिवार के साथ ऐसा दोबारा न करो। अध्याय 6। बोर्डरूम की मेज से एक नाम नियामक फाइलिंग को ठीक से तैयार करने में 3 हफ्ते लगे। सिंगापुर और मुंबई के बीच देविका की 3 हफ्तों की उड़ानें, प्रिया द्वारा अपने परिवार के पुराने रिकॉर्ड्स के बचे खुचे हिस्सों की छानबीन, और मीनाक्षी द्वारा एक ऐसी समय रेखा का निर्माण जिसे इतने बारीकी से क्रॉस रेफरेंस किया गया था कि कुणाल भाटिया ने भी एक शाम देर से इसकी समीक्षा करते हुए इसे एक वास्तविक अदालत के बाहर तैयार किया गया सबसे संपूर्ण धोखाधड़ी का मामला कहा था। ये वास्तव में कुणाल ही थे जिन्होंने वो धागा खोज निकाला जिसने आखिरकार सोलेंड्रिस ग्रुप की स्वामित्व संरचना का पर्दाफाश कर दिया, किसी नाटकीय सफलता के माध्यम से नहीं, बल्कि एक शेल कंपनी को 4 परतों के नामांकित निदेशकों और अपतटीय पंजीकरणों के माध्यम से वापस ट्रेस करने के रोगी सादे काम के माध्यम से, जब तक कि वह रास्ता आखिरकार अकाट्य रूप से किसी ऐसी जगह पर नहीं ले गया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने मीनाक्षी की सामान्य फिल्टरिंग को छोड़ते हुए सीधे अनन्या को फोन किया। उनकी आवाज में एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण था जिसे उन्होंने शायद ही कभी उनसे सुना था। कुणाल ने कहा, आपको इसके लिए बैठना होगा, और उस बोर्डरूम में किसी और तक ये बात पहुंचने से पहले आपको इसे मुझसे सुनना होगा। सोलेंड्रिस ग्रुप का अंतिम लाभकारी मालिक, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर, जो 3 न्याय क्षेत्रों में पंजीकृत होल्डिंग कंपनियों की 4 परतों के नीचे दबा हुआ है, विक्रम सेठ द्वारा नियंत्रित एक ट्रस्ट से जुड़ा है। अनन्या बिल्कुल स्थिर हो गई। उनका नाम एक ऐसे वजन के साथ गिरा जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। विक्रम सेठ, तेज नजरों वाले बोर्ड के वो सदस्य जो उनकी औपचारिक स्वीकृति के तुरंत बाद जुड़े थे, जिन्होंने होस्टाइल टेकओवर के बारे में बहुत जल्दी निष्कर्ष न निकालने के प्रति बोर्ड को आगाह करने के लिए वेयर कैपिटल की पहली बैठक में बात की थी। एक ऐसा आदमी जो महीनों से उनके सामने वाली मेज पर बैठा था, रणनीति पर मतदान कर रहा था, उनके शोध की समीक्षा कर रहा था, और सोलेंड्रिस की जांच को एक ऐसी फ्रंट रो सीट से आकार लेते हुए देख रहा था जिस पर सवाल उठाने के बारे में उनमें से किसी ने नहीं सोचा था। अनन्या ने धीरे से कहा, वो 8 महीने से हमारे बोर्ड में है, सब कुछ देख रहे हैं, इस बात पर मतदान कर रहे हैं कि बोर्ड को वेयर की हिस्सेदारी पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। वो उस कमरे में थे जब मैंने सीधे देविका तक पहुंचने का प्रस्ताव रखा था। कुणाल ने गंभीरता से पुष्टि करते हुए कहा, उन्हें आपकी पूरी जांच की फ्रंट रो सीट मिली हुई है, जिसका मतलब है, अनन्या, कि उन्हें ठीक उसी मामले के लिए जवाबी उपाय तैयार करने के लिए 8 महीने मिल चुके हैं जिसे आप तैयार कर रही थी, और उन्हें यह उस एकमात्र कमरे के भीतर से मिला है जहां वह आपके द्वारा उठाया गया हर कदम उठाने से पहले देख सकते थे। अनन्या ने उस शाम एक आपातकालीन बैठक बुलाई, पूरा बोर्ड नहीं, बल्कि एक छोटा, भरोसेमंद दायरा, उनके पिता, रोहन, मीनाक्षी और कुणाल, जो मालाबार हिल के अध्ययन कक्ष में उस विशेष तनावपूर्ण खामोशी के साथ एकत्र हुए थे, जो एक ऐसे विश्वासघात का सामना करने वाले लोगों की होती है जो 1 साल से उनके अपने ही टेबल पर आराम से बैठा हुआ था। जब कुणाल ने स्वामित्व के रास्ते को सामने रखना समाप्त किया, तो अरविंद ने कहा, उस अपराध बोध के वजन के साथ जिसे अनन्या अपने पिता को उनकी अपनी सावधान अंधेपन के परिणाम का सामना करते हुए देखने के हर दूसरे पल से पहचानती थी, मैंने ही उनकी सिफारिश की थी। विक्रम ने वास्तव में खुद मुझसे संपर्क किया था, अनन्या, आपको स्वीकार करने वाले बोर्ड वोट के तुरंत बाद।
कहा कि उन्हें इस बात की प्रशंसा है कि कंपनी ने एक कठिन बदलाव को कैसे संभाला और इसके अगले अध्याय का हिस्सा बनना चाहते थे। ईमानदारी से कहूं तो मैं चहक उठा था। मुझे लगा कि उनकी रुचि हमारे लिए अच्छी है। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। मैंने एक बार भी यह नहीं सोचा कि परिवार के किसी स्कैंडल को संभालने के हमारे तरीके की प्रशंसा करने वाला कोई व्यक्ति खुद को अंदर से देखने के लिए इस तरह तैनात कर सकता है, जबकि वह बाहर से हमें पूरी तरह नष्ट करने का काम चुपचाप पूरा कर रहा हो। रोहन ने गंभीरता से कहा, यह एक अच्छी रणनीति है। डराने वाली हद तक अच्छी। उन्हें सीधे हम पर हमला करने की जरूरत नहीं थी। उन्हें बस हमारे द्वारा सोलेंड्रिस के खिलाफ उठाए गए हर कदम को देखने के लिए काफी करीब एक सीट की जरूरत थी और कमरे में इतनी विश्वसनीयता की जरूरत थी कि अगर चीजें कभी उनके लिए खतरनाक हो जाएं तो वह बोर्ड की प्रतिक्रिया को दिशा दे सके। मीनाक्षी ने मेज पर फैली समय रेखा को देखते हुए भौहें चढ़ाते हुए कहा, लेकिन क्यों? इंजीनियर पतन के 9 साल, 6 ज्ञात कंपनियां, और उन्हें कभी भी उनमें से किसी में सीधे तौर पर नामित या फंसाया नहीं गया है। हमारे बोर्ड में शामिल होकर अब जोखिम क्यों उठाना? वो बस दूर से सोलेंड्रिस को चलाना जारी रख सकते थे और वेया की हिस्सेदारी को वो शांत काम करने देते जो उसे करना था। कुणाल एक पल के लिए चुप रहे। स्पष्ट रूप से उन्होंने पहले ही इस सवाल को घुमा फिराकर देख लिया होगा। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मलिक इंडस्ट्रीज को कभी भी सिंगापुर के हेड से बचना नहीं था। भंडारी के फ्रॉड को ठीक उसी तरह काम करने के लिए डिजाइन किया गया था जैसे उसने वर्षा फ्रेट पर, कोयम्बटूर की कपड़ा फर्म पर काम किया था, चुपचाप, विनाशकारी रूप से। बाद में इसे जानबूझकर किए गए तोड़फोड़ के बजाय खराब बाजार समय पर मर दिया गया। 8 महीने पहले अनन्या का इसे पकड़ लेना सोलेंड्रिस के लाभ मार्जिन के लिए केवल एक असुविधा नहीं थी। यह 9 साल में पहली बार था जब किसी ने पैटर्न के पूरा होने से पहले उसे रोक दिया। यह इस कंपनी को उनके लिए विशिष्ट रूप से खतरनाक बनाता है। वो एकमात्र जगह जहां फ्रॉड के अपने पीड़ित ने इसे समय रहते पकड़ लिया ताकि अंततः हर दूसरे व्यक्ति से कड़ियों को जोड़ा जा सके। उन्होंने मेज के चारों ओर देखा। मुझे लगता है कि वो बोर्ड में शामिल हुए क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि आप इसे समझने के कितने करीब आ गए हैं और इससे पहले कि आप साक्ष्यों को दफना सके, आपके पास कितना समय बचा था। कमरे में एक लंबी पल के लिए सन्नाटा छा गया। इसका आकार उन सभी पर हावी हो गया। एक शिकारी जिसने अदृश्यता को परिपूर्ण करने में 9 साल बिताए थे, जिसे अंततः उस एकमात्र कंपनी द्वारा दृश्यता में धकेल दिया गया था जिसने उसकी अगली शांत बर्बादी बनने से इनकार कर दिया था। अनन्या ने रणनीति को स्थिर करते हुए आखिरकार कहा, हम लापरवाही से उसके खिलाफ कदम नहीं उठा सकते। उसे इस बोर्ड के भीतर आकस्मिकताओं की तैयारी के लिए 8 महीने मिले हैं। यदि हम कल किसी भी जवाबी उपाय का हिसाब लगाए बिना नियामक शिकायत दर्ज करते हैं, तो मामले को औपचारिक रूप से विनियामक प्रक्रिया द्वारा संरक्षित किए जाने से पहले उसके पास स्वामित्व के रास्ते को और गहराई से दफनाने, गवाहों को डराने और संभवतः देविका या प्रिया के खिलाफ सीधे कदम उठाने का समय होगा। अरविंद ने पूछा, तो फिर आप क्या प्रस्ताव रखती हैं? अनन्या ने एक लंबी पल के लिए सोचा। एक ऐसी योजना का आकार अपने आप बन रहा था जो उन्हें उन लोगों के खिलाफ सावधानी से चलना सीखने के जीवन भर के अनुभव से याद था, जिनके पास कभी उन पर हर फायदा हुआ था। उन्होंने धीरे से कहा, हम उसे ये सोचने देते हैं कि वो अभी भी सुरक्षित है। हम विक्रम के खिलाफ सीधे कदम नहीं उठाते। हम देविका के दस्तावेजों, प्रिया के परिवार के रिकॉर्ड्स और हमारी अपनी आंतरिक फाइलों का उपयोग करके सोलेंड्रिस ग्रुप और आदित्य भंडारी के खिलाफ नियामक शिकायत दर्ज करते हैं, जिसे सावधानी से तैयार किया गया है ताकि सार्वजनिक फाइलिंग में लाभकारी स्वामित्व का प्रश्न तकनीकी रूप से अनसुलझा रहे, भले ही हम व्यक्तिगत रूप से उत्तर पहले से जानते हों। इससे हमें बिना उसे ये भनक दिए कि हमारे पास वह पहले से है, ट्रस्ट संरचना से विक्रम को जोड़ने वाला एक अचूक मामला बनाने का समय मिल जाएगा। रोहन ने तुरंत समझते हुए कहा, और उनकी आवाज में पुरानी तीक्ष्णता वापस आ गई जो अब किसी ऐसी चीज की ओर मुड़ी हुई थी जो कभी होने की तुलना में काफी अधिक उपयोगी थी। और इस बीच वो वहीं रहता है जहां वह है, हमारे बोर्ड में। हमें एक ऐसा मामला बनाते हुए देख रहा है जिसके बारे में उसे अभी तक पता नहीं है कि उसका नाम पहले से जुड़ा हुआ है। अनन्या ने कहा, बिल्कुल। उसे यह विश्वास करते रहने दे कि इस कमरे के भीतर उसकी स्थिति उसकी रक्षा कर रही है। आज से लेकर आगे तक वो जिस भी बोर्ड मीटिंग में बैठता है, ये सोचते हुए कि वो अभी भी हमसे आगे है, वो एक और ऐसी बैठक होगी जहां वो इतना लापरवाह हो सकता है कि हमें कुछ ऐसा सौंप दे जो हमारे पास पहले से नहीं है। कुणाल ने एक लंबी पल के लिए उनका अध्ययन किया। उनके भावों में गंभीर प्रशंसा जैसी भावना थी। अनन्या, यह आपकी उम्मीद से कहीं अधिक ठंडी रणनीति है। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, मैंने बहुत पहले सीख लिया था कि जो लोग आपके लिए सबसे खतरनाक होते हैं, वे शायद ही कभी दरवाजे के बाहर चिल्लाने वाले होते हैं।
वे होते हैं जो कमरे के अंदर आराम से बैठे रहते हैं, इस बात का इंतजार करते हुए कि आप पहले अपनी नजरें फेर लें। उन्होंने आगे विस्तार से नहीं बताया, नहीं एक छत का पुराना दुख और एक सौतेले भाई की शांत, क्षमा प्रार्थी आवाज को उस सबक के सावधान आकार से आगे सतह पर आने दिया जो उसने उन्हें सिखाया था। हम फिर से नजरें नहीं फेरने वाले हैं। 3 दिन बाद की बोर्ड बैठक ठीक वैसे ही आगे बढ़ी जैसे अनन्या ने योजना बनाई थी। विक्रम सेठ अपनी यूजुअल जगह पर बैठे थे, तिमाही की रणनीतिक प्राथमिकताओं पर अपनी सामान्य सावधानीपूर्वक नपी तुली टिप्पणी दे रहे थे। पूरी तरह से अनजान थे कि मेज पर मौजूद हर व्यक्ति जो अब मायने रखता था, वह सटीक रूप से समझ चुका था कि वह कौन था। अनन्या ने बैठक के दौरान उन्हें उस विशेष अभ्यास की गई शांति के साथ देखा जिसे महीनों से किसी को भी कुछ भी न जाहिर करना सीखने में बिताया था, वही शांति जिसका उपयोग उन्होंने कभी रोहन पर ही किया था। 8 महीने पहले एक कॉफी मशीन की बातचीत में जो अब ऐसा लगता था जैसे वो पूरी तरह से किसी अलग जीवन की हो। बैठक के अंत के करीब विक्रम ने अपने लहजे को सावधानी से तटस्थ रखते हुए कहा, वेयर कैपिटल की स्थिति पिछले कुछ हफ्तों से शांत हो गई है। मुझे विश्वास है कि इसका मतलब ये है कि रिश्ता स्थिर हो रहा है। अनन्या ने अपनी सावधानीपूर्वक तटस्थता का सटीक मिलान करते हुए कहा, यह विकसित हो रहा है। हमारी सुश्री ओबरॉय के साथ उत्पादक बातचीत हुई है। मुझे उम्मीद है कि उचित समय पर पूरे बोर्ड के साथ साझा करने के लिए और विकास होंगे। विक्रम की आंखों के पीछे कुछ चमका, कमरे में अधिकांश लोगों के पकड़ने के लिए बहुत संक्षिप्त, बहुत नियंत्रित, लेकिन अनन्या ने ठीक इसी बात पर नजर रखते हुए इसे स्पष्ट रूप से देखा। एक ऐसे आदमी की खास बेचैनी जो ये भांपने की कोशिश कर रहा था कि एक ऐसे उत्तर के पीछे कितना खतरा छिपा हुआ है जो उसे काम करने के लिए कुछ भी ठोस नहीं देता है। विक्रम ने सहजता से कहा, मैं और अधिक सुनने के लिए उत्सुक हूं, और बैठक आगे बढ़ गई। रोहन ने मेज के पार अनन्या की आंखों से आंखें मिलाईं। उनके बीच सबसे छोटा, सबसे नियंत्रित सिर हिलाना गुजरा। 2 ऐसे लोगों की साझा समझ जिन्होंने आखिरकार दर्दनाक तरीके से ये सीख लिया था कि मेज के एक ही तरफ से एक ही युद्ध कैसे लड़ा जाता है। विक्रम को अपने कागजों को उसी बिना जल्दबाजी वाली शालीनता के साथ इकट्ठा करते हुए देखते हुए अनन्या ने मन ही मन सोचा, तुमने 9 वर्षों तक यह विश्वास करने में बिताया है कि कोई भी कभी भी कड़ियों को नहीं जोड़ेगा। तुमने इस धारणा पर एक पूरी संरचना बनाई है कि अलग थलग दुख कभी भी खुद को किसी खतरनाक चीज में व्यवस्थित करना नहीं सीखता। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि तुम कितने गलत थे। अध्याय 7, वो जाल जो वह अपने लिए खुद बुनता है। विक्रम सेठ का संदेह, जब वह आखिरकार सतह पर आया तो उसने जोर शोर से अपनी मौजूदगी का ऐलान नहीं किया। इसके बजाय वो उन छोटे, सावधान तरीकों से सामने आया जिन्हें अनन्या ने बोर्डरूम की मेज पर खतरनाक पुरुषों का अध्ययन करते हुए 8 महीनों में देखना सीख लिया था। सामान्य प्रश्नों का उत्तर देने से पहले थोड़ा लंबा ठहराव, इस बात में एक सूक्ष्म वृद्धि की उनके कार्यालय के दरवाजे पर उनकी सहायक कितनी बार ऐसे फोल्डरों के साथ प्रकट होती थी जो किसी ऐसे व्यक्ति को जो उस पर बारीकी से ध्यान नहीं दे रहा हो, पूरी तरह से सामान्य लगते थे। मीनाक्षी ने सबसे पहले ध्यान दिया। उन्होंने अपने कार्यालय का दरवाजा पीछे से बंद करते हुए उस विशेष शांत जरूरी लहजे में अनन्या से कहा, जो इन मामलों में उनका साझा शॉर्टहैंड बन चुका था। उन्होंने वित्त विभाग के आंतरिक ऑडिट लॉग तक पहुंच का अनुरोध किया है। विशेष रूप से ऐसे लॉग जो ये दिखाते हैं कि पिछले 3 महीनों में मूल भंडारी कंसल्टेंट फाइलों तक किसने पहुंच बनाई है। उन्होंने इसे नियमित बोर्ड ओवरसाइट के रूप में पेश किया, एक निदेशक का आंतरिक नियंत्रण की समीक्षा करने का अधिकार। किसी के भी इसे हमारे सामने चिन्हित करने के बारे में सोचने से पहले ही लीगल ने इसे मंजूरी दे दी। अनन्या ने अपने सीने में उस ठंडे, जाने पहचानी चौकसी को बसते हुए महसूस किया। वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि हम कितना जानते हैं। क्या हमने स्वामित्व की संरचना को वापस उसी तक ट्रेस कर लिया है? मीनाक्षी ने कहा, यही मेरा अनुमान है। और अनन्या, अगर वो उन लॉग्स को खंगालते हैं तो उन्हें ठीक ठाक पता चल जाएगा कि प्रिया, कुणाल और मैं पिछले कुछ समय से कितनी क्रॉस रेफरेंसिंग कर रहे हैं। उन्हें 1 घंटे के भीतर पता चल जाएगा कि यह अब कोई शांत आंतरिक समीक्षा नहीं है। ये पूरी तरह से तैयार किया गया मामला है। अनन्या खड़ी हो गई, खिड़की की ओर बढ़ी और शहर के ऊपर मानसूनी बादलों को नीचे और भारी होते हुए देखने लगी, जबकि उन्होंने इस समस्या को उसी सावधानीपूर्वक सटीकता के साथ पलटा जिसका उपयोग उन्होंने कभी 11 साल के मुश्किल से जीते गए ज्ञान के इर्द गिर्द एक पूरा दूसरा जीवन की योजना बनाने के लिए किया था। उन्होंने धीरे से कहा, तो फिर हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जो भी उसे मिले वो उसे ठीक वही बताए जो हम चाहते हैं कि वो माने। सच नहीं, कुछ ऐसा जो समझाने के लिए काफी हद तक आश्वस्त करने वाला हो, ताकि वो हमें वो समय खरीद कर दे जिसकी हमें अभी भी आवश्यकता है। उस शाम जब अनन्या ने कुणाल, रोहन और प्रिया के सामने इस योजना को रखा
तो यह अवधारणा में सरल और निष्पादन में काफी नाजुक थी। आंतरिक ऑडिट लॉग में ऐसे सबूतों को बोना जो ये सुझाव देते हो कि जांच रुक चुकी है, कि देविका के दस्तावेज अपर्याप्त साबित हुए हैं, कि प्रिया के परिवार के रिकॉर्ड नियामक जांच के सामने टिकने के लिए बहुत पुराने हैं। संक्षेप में कहें तो यह मामला कुछ हफ्ते पहले ही प्रयोग करने योग्य साक्ष्यों की कमी के कारण चुपचाप दम तोड़ चुका था। कुणाल ने उस योजना का अध्ययन करते हुए कहा, जो एक ऐसे व्यक्ति का सावधानीपूर्वक संदेह था जिसने दशकों से ऐसे अति आत्मविश्वासी रणनीतियों को इसी तरह के बोर्डरूम में विफल होते देखा था। यह एक जुआ है। यदि वह इस भ्रामक दिशा पर पूरी तरह विश्वास नहीं करता है, तो वह पीछे हटने के बजाय अपनी पहले से योजना बनाई गई किसी भी रणनीति को तेजी से आगे बढ़ाएगा। अनन्या ने कहा, मैं इस बात पर भरोसा कर रही हूं कि वो इस पर पूरी तरह विश्वास नहीं करेगा। मैं चाहती हूं कि वो अनिश्चित रहे, आश्वस्त नहीं। वो व्यक्ति जो ये सोचता है कि खतरा टल चुका है, वो एक अलग तरीके से लापरवाह हो जाता है उस व्यक्ति की तुलना में जो ये सोचता है कि परिणाम को नियंत्रित करने के लिए उसके पास अभी भी समय है। मैं चाहती हूं कि विक्रम दबाव में अपना अगला कदम तय करे, न कि आराम से इसकी योजना बनाए। दबाव लोगों को उस तरीके से लापरवाह बनाता है जैसा धैर्य कभी नहीं करता। रोहन, जिन्होंने पिछले कुछ हफ्तों से अपनी बहन को एक परेशान करने वाली, अभ्यास की गई सटीकता के साथ रणनीति बनाते हुए देखा था जिसे वो अभी तक पूरी तरह पढ़ना नहीं सीख पाए थे, ने एक लंबी पल के लिए उनका अध्ययन किया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुमने ऐसा पहले भी किया है। ये सटीक स्थिति नहीं है, लेकिन ये किसी खतरनाक व्यक्ति को इतनी अच्छी तरह पढ़ना कि यह सटीक रूप से पता चल सके कि किस तरह का दबाव उन्हें सबसे तेजी से तोड़ता है। अनन्या, तुमने ये कहाँ से सीखा? अनन्या ने सामान्य से थोड़ा अधिक समय तक उनकी आंखों में देखा। पुराना दुख संक्षेप में उस सावधानीपूर्वक शालीनता के सामने आ गया जिसे उन्होंने 8 महीने तक बनाए रखा था। उन्होंने अंत में कहा, कड़े सबक से, जो बिना गहराई में छिपे सच का उत्तर दिए उस प्रश्न को संतुष्ट करने के लिए काफी सच था। रोहन ने आगे जोर नहीं दिया, हालांकि उनके भावों में कुछ ऐसा था जो ये सुझाव दे रहा था कि वह उस पल को चुपचाप किसी ऐसी बातचीत के लिए फाइल कर रहे थे जिसके लिए दोनों में से कोई भी अभी तैयार नहीं था। उन बोए गए लॉग्स ने अनन्या की उम्मीद से भी ज्यादा तेजी से अपना काम किया। 2 दिन बाद विक्रम ने एक असामान्य, अनौपचारिक बैठक का अनुरोध किया, बोर्ड सचिव के सामान्य चैनलों के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे अरविंद को एक शांत संदेश भेजकर उनसे और अनन्या से एक साथ बात करने के लिए कहा, ऑफ द रिकॉर्ड, बोर्ड के सहयोगियों के बजाय परिवार के दोस्तों के रूप में। वे बोर्डरूम के बजाय अरविंद के कार्यालय में मिले, जो अनन्या की ओर से एक जानबूझकर किया गया विकल्प था, जिसने विक्रम को अंदर कदम रखने के पल से ही एक असहज स्थिति में ला खड़ा किया था। विक्रम ने अरविंद की मेज के सामने वाली कुर्सी पर अपनी सामान्य सावधानीपूर्वक शालीनता के साथ बैठते हुए कहा, मैं किसी बात को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ उठाना चाहता था। हालांकि अनन्या, जो करीब से देख रही थी, ने उनकी आंखों के कोनों पर उस हल्की सी कसावट को पकड़ लिया जो पहले की बैठकों में नहीं थी। मैं समझता हूं कि किसी पुराने कंसल्टेंट रिश्ते को लेकर कुछ आंतरिक पूछताछ चल रही है, सिंगापुर संयुक्त उद्यम से जुड़ा भंडारी मामला। यदि मैं मदद कर सकता हूं, तो मैं मददगार बनना चाहता हूं। मुझे उस सेक्टर की कुछ जानकारी है, और मैं नहीं चाहूंगा कि यह बोर्ड किसी ऐसी चीज के पीछे संसाधनों को बर्बाद करते हुए देखे जिसे बाजार की अस्थिरता बहुत अच्छी तरह से समझाती है। अनन्या ने मन ही मन सोचा, ये लीजिए। वो टटोल रहा है, ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या हम अभी भी मानते हैं कि कोई मामला आगे बढ़ाने लायक है, या क्या उन बोए गए लॉग्स ने उसे यह विश्वास दिला दिया है कि हमने पहले ही हार मान ली है। अनन्या ने सहजता से कहा, आपकी पेशकश के लिए धन्यवाद। हालांकि मुझे लगता है कि मामला हमारी तरफ से काफी हद तक सुलझ गया है। हमने कुछ महीने पहले इसकी काफी व्यापक रूप से जांच की थी, लेकिन दस्तावेज इतने मजबूत नहीं थे कि वे किसी ऐसी चीज का समर्थन कर सकें जो एक अभाज्य मुद्रा स्थिति से अपेक्षा की जाने वाली चीज से परे हो। हमने अपना ध्यान दूसरी तरफ मोड़ लिया है। विक्रम के बैठने के तरीके में कुछ ऐसा सहज हुआ जिसे शायद ही कोई महसूस कर सके, एक ऐसे शिकारी की छोटी, बताने वाली राहत जिसने उस पल के लिए यह मान लिया था कि शिकार को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा, समझदारी है। एक बार जब आप वास्तव में इनकी गहराई में उतर जाते हैं, तो ये चीजें शायद ही उस तरह टिकती हैं जैसी लोग उम्मीद करते हैं। मुझे खुशी है कि बोर्ड ने इस पर और संसाधन बर्बाद नहीं किए। इसके तुरंत बाद वह चले गए, और उनके पीछे दरवाजा बंद होने के पल ही अरविंद ने धीरे से सांस छोड़ी, और उनके भावों में कुछ गंभीर बस गया। अरविंद ने कहा, वो ये पता लगाने के लिए यहाँ आया था कि तुमने अभी अभी उसे क्या बताया है, और अब वो इस पर विश्वास करता है। अनन्या ने कहा, फिलहाल। जिसका मतलब है कि वह अपनी सतर्कता को सिर्फ इतना कम करेगा कि एक गलती कर बैठे।
उसके जैसे पुरुष एक बार यह मान लेने के बाद सतर्क नहीं रहते कि खतरा टल चुका है। वे उन ढीले सिरों को साफ करना शुरू कर देते हैं जिनके बारे में वे सोचते हैं कि अब कोई उन पर नजर नहीं रख रहा है। उन्होंने अपने पिता को देखा और उनकी आवाज में कुछ संकल्प बस गया। हमें इस बात पर नजर रखने की जरूरत है कि वो आगे क्या करता है। चुपचाप, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इसे यूं ही जाने देने वाला है, भले ही वो यह मान चुका हो कि हम ऐसा कर चुके हैं। जो व्यक्ति 9 वर्षों से अदृश्यता को परिपूर्ण कर रहा हो, वो इतने लंबे समय तक वास्तविक जोखिम को बिना संबोधित किए नहीं टिक सकता, यहां तक कि उस जोखिम को भी नहीं जिसे वह यह मानता है कि वो पहले ही टल चुका है। राधिका के फ्लैट के बाहर निगरानी की घटना के बाद से विवेकपूर्ण तरीके से रखे गए फराह लिम के मुंबई के समकक्ष ने 36 घंटे के भीतर विक्रम के रास्ते को पकड़ लिया। एक निजी लाइन से किए गए कॉलों की एक श्रृंखला, जो कॉर्पोरेट चैनलों के माध्यम से पता लगाने योग्य नहीं थी, जिसे अंततः एक ऐसे रिकॉर्ड विशेषज्ञ के रूप में सावधानीपूर्वक और धैर्यवान काम के माध्यम से पहचाना गया, जिसके पास संवेदनशील कॉर्पोरेट दस्तावेजों को चुपचाप और हमेशा के लिए गायब करने का इतिहास था। अरविंद के कार्यालय में हुई बैठक के 3 दिन बाद कुणाल ने गंभीरता से रिपोर्ट करते हुए कहा, वो आराम नहीं कर रहा है, वो तेजी ला रहा है। यदि हमारी निगरानी सही है तो वो सप्ताह के भीतर अभिलेखागार सुविधा से भंडारी की मूल कंसल्टेंट फाइलों, भौतिक मूल प्रत्ययों, उन फाइलों को जो शुल्क संरचना को निर्णायक रूप से वापस ट्रेस करेगी, को हटवाने की योजना बना रहा है। यदि वो इसे प्रबंधित कर सकता है तो डिजिटल बैकअप भी। अनन्या, वो अब केवल अपने निशान नहीं छिपा रहा है, वो ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि पूरा कागजी निशान जो कभी भी सोलेंड्रिस को इनमें से किसी से भी जोड़ सके, वो बस अस्तित्व में रहना बंद कर दे। अनन्या ने महसूस किया कि ध्यान केंद्रित हो गया है। जिस जाल को उन्होंने बुना था उसका आकार अंततः ठीक वैसे ही बंद हो रहा था जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तो फिर हम उसे कोशिश करने देते हैं और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि अभिलेखागार सुविधा को छूने का प्रयास करने वाला हर एक व्यक्ति रंगे हाथों पकड़ा जाए, रिकॉर्ड पर हो और पर्याप्त सबूतों के साथ हो जहां इसके ठीक वही होने के अलावा कोई अन्य स्पष्टीकरण न बचे जो यह वास्तव में है। उन्होंने कमरे के चारों ओर देखा। रोहन, कुणाल, मीनाक्षी, प्रिया, उनमें से प्रत्येक ने इस सटीक पल की ओर ले जाते हुए महीनों बिताए थे बिना ये पूरी तरह से समझे कि यह कितनी करीब आ चुका था। वो सोचता है कि वह ढीले सिरों को साफ कर रहा है। वो हमें इस पूरे मामले में सबसे अधिक खतरनाक सबूत सौंपने जा रहा है, रिकॉर्ड पर प्रमाण कि वो अच्छी तरह जानता था कि उन फाइलों में क्या था और वे उसके लिए कितनी खतरनाक थी। रोहन ने अपनी सामान्य सावधानीपूर्वक शालीनता के नीचे विस्मय जैसी भावना के साथ एक लंबी पल के लिए उनका अध्ययन किया। उन्होंने धीरे से कहा, तुमने इसकी योजना शुरुआत से ही बना रखी थी। बोए गए लॉग्स, पापा के कार्यालय में हुई बैठक। तुम चाहती थी कि वह अपनी सतर्कता को विशेष रूप से इसलिए कम करे ताकि वो इतनी डिसेस्परेट, बेचैन चाल चले जो हम अकेले दस्तावेजों के माध्यम से साबित नहीं कर सकते थे, उन सबको साबित कर दे। अनन्या ने कहा, मैं चाहती थी कि उसे यह विश्वास हो कि वह सुरक्षित है, क्योंकि जो पुरुष यह मानते हैं कि वे सुरक्षित हैं, वे सतर्क रहना बंद कर देते हैं और लापरवाह पुरुष ठीक उसी तरह के सबूत छोड़ जाते हैं जिन्हें रोगी, सावधान जांच ढूंढने में विफल होने में वर्षों बिता सकती है। उन्होंने मेज पर फैली समय रेखा की ओर वापस देखा। 6 नाम, 9 साल, एक शिकारी आखिरकार अनजाने में सीधे उस जाल में चलने वाला था जिसे उसके अपने अहंकार ने उसके लिए बुना था। वो सबसे स्पष्ट संभव शब्दों में ये साबित करने वाला है कि वो हमेशा से किस तरह का आदमी रहा है। अब हमें बस ये सुनिश्चित करना है कि जब वो ऐसा करे तो हम देख रहे हों। अध्याय 8। कैमरों ने क्या देखा। अभिलेख सुविधा, आर्काइव फैसिलिटी, थाने के बाहरी इलाके में स्थित थी। एक नीची, बेढंगी इमारत जिसके चारों तरफ वैसी ही 1 दर्जन अन्य इमारतें थीं। एक ऐसी जगह जिस पर कोई दोबारा नजर नहीं डालता था और अनन्या समझती थी कि ठीक यही कारण था कि मलिक इंडस्ट्रीज ने दशकों पहले इसे उन भौतिक रिकॉर्डों को संग्रहीत करने के लिए चुना था जो पूरी तरह से डिजिटाइज करने के लिए बहुत पुराने या बहुत संवेदनशील थे। उनकी खुद वहां जाने की कोई योजना नहीं थी। जैसा कि उन्होंने और कुणाल ने योजना बनाई थी, उसके अनुसार केवल पेशेवर निगरानी की बात थी। फराह लिम की टीम दूर से निगरानी कर रही थी और जैसे ही कोई बिना अनुमति के दस्तावेजों को हटाने का प्रयास करता, पुलिस को सतर्क करने के लिए तैयार थी, जो किसी भी नियामक या आपराधिक कार्यवाही में छानबीन का सामना करने के लिए काफी साफ सुथरी और प्रक्रियात्मक रूप से सही थी। लेकिन जब रात के 11 बजे चेतावनी मिली, सुविधा में हलचल, 2 व्यक्ति, जिनमें से एक रिकॉर्ड विशेषज्ञ के विवरण से मेल खाता था, अनन्या ने पूरी तरह से जाने का फैसला करने से पहले ही खुद को कार में पाया। रोहन बिना इस पर चर्चा किए उनके बगल में बैठे थे।
दोनों बिना कुछ कहे समझ रहे थे कि यह पल किसी ऐसी चीज की ओर बढ़ रहा था जिसे दोनों में से कोई भी केवल सुरक्षा फीड के माध्यम से होते हुए देखने को तैयार नहीं था। खिड़की से बाहर शहर को धुंधला होते हुए देखते हुए रोहन ने अपने स्वर में तनाव को समेटे हुए कहा, ये योजना नहीं थी। योजना पुलिस को इससे निपटने देने की थी। अनन्या ने कहा, योजना अभी भी वही है। मैं बस इसे होते देखना चाहती हूँ। रोहन, मैंने कागजों पर इस पल की ओर बढ़ने में महीनों बिताए हैं। मैं इसे सच होते देखना चाहती हूँ। उन्होंने इसका बाकी हिस्सा नहीं कहा कि उनके किसी पुराने अनसुने हिस्से को, एक ऐसे शिकारी को आखिरकार रंगे हाथों उस तरह का काम करते देखने की सख्त जरूरत थी जिसने कभी उन्हें सब कुछ कीमत के रूप में चुका दिया था, और उन्हें इसकी ऐसी जरूरत थी जिसे वो एक ऐसे भाई को पूरी तरह से नहीं समझा सकती थी जो अभी भी यह नहीं जानता था कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने किस किस चीज से पार पाया था। वे पहुंचे तो पाया कि सुविधा का परिधि क्षेत्र पहले से ही चुपचाप सुरक्षित कर लिया गया था। 2 सादे वाहनों, फराह लिम के स्थानीय समकक्ष आर्थिक अपराध शाखा के संपर्क के माध्यम से कुणाल द्वारा प्रबंधित 2 सादे कब्जों वाले अधिकारियों के साथ कम कुशल स्वर में समन्वय कर रहे थे। उस प्रकार की शांत, सावधान कानून प्रवर्तन साझेदारी जिसे स्थापित करने में महीनों के संबंध निर्माण की आवश्यकता होती है, और कुणाल ने स्पष्ट रूप से इसे विकसित करने में ठीक उतना ही समय बिताया था। जैसे ही वो और रोहन पास पहुंचे, सुरक्षा प्रमुख ने अनन्या से धीरे से कहा, वे अंदर है। रिकॉर्ड विशेषज्ञ और एक अन्य व्यक्ति, विक्रम सेठ के व्यक्तिगत सहायक के विवरण से मेल खाता है। वे वहां 11 मिनट से हैं। भौतिक फाइलों का पता लगाने के लिए पर्याप्त समय, उन्हें हटाने का काम खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कुछ ही पल बाद पहुंचते हुए कुणाल ने कहा, जिनकी सामान्य रूप से अटूट शालीनता वास्तविक तनाव से घिरी हुई थी, उनके बक्से के साथ बाहर आने का इंतजार करें। हमें उन्हें कब्जे में रंगे हाथों पकड़े जाने की आवश्यकता है, न कि सिर्फ उस इमारत के अंदर पकड़े जाने की जहां उन्हें बोर्ड से जुड़े कर्मियों के रूप में आंशिक वैध पहुंच थी। कब्जा ही वो चीज है जो इसे अकाट्य बनाती है। वे उमस भरे अंधेरे में इंतजार कर रहे थे। इमारत की अकेली सुरक्षा बत्ती पार्किंग स्थल पर लंबी छाया डाल रही थी, और अनन्या ने अपनी हर एक इंद्रियों के उस पुराने, जाने पहचानी चौकसी को महसूस किया जिसे वो उन लोगों से भरी कमरों से बचने के जीवन भर के अनुभव से याद करती थी जो उन्हें गायब देखना चाहते थे। रात के 11:43 पर दरवाजा खुला। 2 आदमी बाहर निकले, तेजी से आगे बढ़ रहे थे। प्रत्येक ने एक सील किया हुआ अभिलेख बक्सा ले रखा था, और जैसे ही दूसरे आदमी ने सीमा पार की, पार्किंग स्थल की बत्तियां पूरी तरह से जल उठी। सादे कपड़ों वाले अधिकारी शांत, अभ्यास की गई दक्षता के साथ आगे बढ़े, जैसे लोगों ने इस सटीक काम को पहले भी कई बार किया हो। इसके बाद जो हुआ उसमें 4 मिनट से भी कम का समय लगा। रिकॉर्ड विशेषज्ञ ने बाढ़ की लाइन पर पकड़े जाने से पहले भागने का एक संक्षिप्त और असफल प्रयास किया। विक्रम का सहायक, जो कम उम्र का था और इस परिणाम के लिए स्पष्ट रूप से कम तैयार था, बस जम गया, और जैसे ही एक अधिकारी ने संपर्क किया, अभिलेख बक्सा अभी भी उसकी छाती से चिपका हुआ था। अनन्या ने कुणाल की कार की छाया से देखा। रोहन उनके बगल में चुप और कठोर थे, और उनके सीने में कुछ आखिरकार चुपचाप बस गया, कोई जीत नहीं, वो साफ संतुष्टि नहीं जो उन्होंने कभी तब महसूस करने की कल्पना की थी जब परिणाम की मशीनरी आखिरकार किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचती है जो इसके लायक था। बस एक जाल के ठीक वैसे ही बंद होने की ठंडी, थकी हुई राहत जैसी जरूरत थी। सहायक, जिसका नाम राजीव मल्होत्रा निकला, ने अपनी पकड़े जाने की गंभीरता को समझते ही लगभग तुरंत ही सब कुछ उगल दिया। बमुश्किल 30 साल का एक युवा व्यक्ति, जो हथकड़ी लगने से ठीक पहले तक स्पष्ट रूप से यह मानता था कि वो 6 परिवारों को पहले ही नष्ट कर चुके फ्रॉड मामले में सबूतों के जानबूझकर विनाश में भाग लेने के बजाय बोर्ड निदेशक के उचित निर्देशों का पालन कर रहा था। 3 घंटे बाद आर्थिक अपराध शाखा के मुंबई कार्यालय के एक छोटे से साक्षात्कार कक्ष में अपनी शालीनता को पूरी तरह खो चुके राजीव ने अंधेरे कांच के उस पार से अपनी टूटी हुई शालीनता को देखते हुए कहा, उसने मुझे बताया कि यह नियमित दस्तावेज प्रबंधन था, पुराने फाइलों को साफ करना जिनकी अब किसी को आवश्यकता नहीं थी। मैंने सवाल नहीं पूछे, वह मेरे नियोक्ता है। उन्होंने मुझसे कहा कि सब कुछ ठीक है। मैं क्यों? वो रुक गए, अपने हाथों को अपने चेहरे पर दबा लिया। मैं इनमें से किसी के बारे में नहीं जानता था, फ्रॉड के बारे में, परिवारों के बारे में। मैं कसम खाता हूं कि मैं नहीं जानता था। कुणाल और आर्थिक अपराध शाखा के एक वरिष्ठ अन्वेषक के साथ वन वे ग्लास के पीछे से देख रही अनन्या ने अपने भीतर कुछ जटिल सा महसूस किया। पूरी तरह से सहानुभूति नहीं, एक ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं जो बिना एक भी कठिन सवाल पूछे सबूतों को नष्ट करने में शामिल होने के लिए पर्याप्त रूप से लापरवाह था, बल्कि उसके करीब कुछ, एक पुरानी, असहज पहचान की कैसे साधारण लापरवाही किसी और की जानबूझकर की गई क्रूरता के साथ आसानी से उलझ सकती है।
राजीव के बिखरते मिजाज का किसी ऐसे व्यक्ति के अभ्यास किए गए आकलन के साथ निरीक्षण करते हुए जिसे इस तरह के पतन को पहले भी कई बार देखा था, अन्वेषक ने धीरे से कहा, वह सहयोग करेगा। डरा हुआ कनिष्ठ स्पष्ट रूप से इस बात से अनजान कि वो किस चीज के पूर्ण दायरे में भाग ले रहा था। वो शायद सुबह से पहले नरमी के बदले में हमें विक्रम सेठ के सीधे निर्देश दे देगा। अनन्या ने पूछा, और विक्रम? अन्वेषक ने कहा, हमें सावधानी से आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। राजीव की गवाही, निगरानी फुटेज और रात में उसके कब्जे में भौतिक साक्ष्य के साथ हमें औपचारिक रूप से व्यापक सोलेंड्रिस जांच में विक्रम सेठ को रुचि के व्यक्ति के रूप में नामित करने के लिए पर्याप्त सबूत देती है। यह अभी भी हमें पूरे स्वामित्व संरचना के खिलाफ बड़े मामले को खतरे में डालने वाले मीडिया सर्कस को ट्रिगर किए बिना इस आकार की कंपनी के बैठे हुए बोर्ड निदेशक को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त नहीं देता है। उन्होंने अनन्या को सावधानी से देखा। आप समझती हैं कि इसका व्यावहारिक रूप से क्या अर्थ है? सुश्री मलिक, वो कल सुबह आपके बोर्डरूम में वापस आने वाला है और वो अभी भी यही विश्वास कर रहा है, कम से कम कुछ और दिनों के लिए, कि रात की विफलता को दबा लिया गया था। यह आपको एक अवसर देता है, यदि आप इसका उपयोग करने के लिए तैयार हैं। भोर होने से ठीक पहले मालाबार हिल लौटी अनन्या उस थकावट से भरी थी जो नींद की रात से काफी गहरी थी, और उन्होंने पाया कि उनके पिता अभी भी जागे हुए थे, अध्ययन कक्ष में उस विशेष तनावपूर्ण स्थिरता के साथ इंतजार कर रहे थे जो एक ऐसे व्यक्ति की थी जिसने पिछले कुछ घंटों से खबरों के इंतजार के अलावा कुछ न कर पाने की स्थिति में बिताया था। उन्होंने उन्हें सब कुछ बता दिया, अभिलेख, सुविधा, गिरफ्तारियां, राजीव का बिखरता हुआ इकबालिया बयान, अन्वेषक की वह सावधान चेतावनी कि विक्रम कल बोर्डरूम में यह मानते हुए वापस लौटेगा कि वो अभी भी फिलहाल पूरी तरह से बेदाग है। अरविंद ने चुपचाप सुना, और जब उन्होंने समाप्त किया तो वह एक लंबी पल के लिए चुप रहे, किसी भी खास चीज को बिना देखे घूरते रहे। उनकी आंखों के पीछे कुछ पुराना और भारी बस गया। अंततः उन्होंने कहा, 9 साल, 6 परिवार जिन्हें हम जानते हैं, 8 महीनों से मेरे बोर्डरूम की मेज पर बैठा एक आदमी, और मैंने एक बार भी ये देखने के लिए करीब से नहीं देखा कि वास्तव में उसकी सावधान, उचित शैली के पीछे क्या था। उन्होंने ऊपर देखकर अनन्या को देखा। उनके भावों में कुछ कच्चापन था जिसे अनन्या ने शायद ही कभी उनसे देखा हो। मैंने इतने साल यह विश्वास करने में बिताए कि सावधान, आरामदायक सन्नाटा बस यही है कि व्यापार कैसे किया जाता है, स्थिरता की कीमत, जो मायने रखता है उसकी रक्षा करने की लागत। पिछले 8 महीनों में आपको देखकर मैं ये समझने लगा हूं कि उस सन्नाटे की हमेशा वास्तव में कितनी कीमत चुकानी पड़ी है। सिर्फ मुझे नहीं, इसके प्रति चुपचाप बलि चढ़ाने के लिए काफी करीब खड़े हर व्यक्ति को। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, आप अब इसका सामना कर रहे हैं। यही मायने रखता है पापा, यह नहीं कि इसमें कितना समय लगा। अरविंद ने एक लंबी पल के लिए उनका अध्ययन किया। उनकी नजरों में कुछ ऐसा तलाशने वाला था जिससे अनन्या की पुरानी सावधान शालीनता थोड़ी लड़खड़ा गई। उन्होंने धीरे से कहा, तुमने पहले भी इस तरह की किसी चीज का सामना किया है। ये सटीक स्थिति नहीं है, लेकिन इस तरह का विशेष खतरा, नजरों के सामने छिपा हुआ एक शिकारी, सही समय पर हमला करने के लिए वर्षों तक इंतजार करने के लिए काफी धैर्यवान। अनन्या, मैंने आपको इस पूरे संकट को एक ऐसी प्रवृत्ति के साथ नेविगेट करते हुए देखा है जो 8 महीने के अनुभव से नहीं आती है, चाहे आप कितनी भी तेज क्यों ना हो। मैंने पिछले महीनों में पूछना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि मैंने आप पर दबाव डालने का अधिकार अर्जित किया है। मैं अब पूछ रहा हूं। अनन्या ने एक लंबी पल के लिए उस सवाल के साथ बात की। थकावट और पुराना दुख और 8 महीने का सावधान, संरक्षित भरोसा सभी उसी नाजुक सीमा के खिलाफ दबाव बना रहे थे जिसे उन्होंने उस रात से बनाए रखा था जब वह 22 साल की उम्र में एक ऐसे शरीर में जागी थी जिसने इनमें से किसी भी चीज को नहीं जिया था। अंततः धीरे से उन्होंने कहा, मैं जो जानती हूँ उसे कैसे जानती हूँ, इसके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं पूरी तरह से समझाने के लिए तैयार नहीं हूँ। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आप पर भरोसा नहीं करती पापा, क्योंकि कुछ सच दूसरों की तुलना में खुले में ले जाने में अधिक समय लेते हैं, और मैं अभी भी यह सीख रही हूं कि इस विशेष सच को बिना इसके उस चीज को तोड़े कैसे धोया जाए जिसे हमने अभी अभी बनाना शुरू किया है। उन्होंने स्थिर भाव से उनकी आंखों में देखा। मैं बताऊंगी, आज रात नहीं, लेकिन मैं बताऊंगी, मैं आपसे इसके लिए वादा करती हूं। अरविंद ने एक लंबी पल के लिए उनका अध्ययन किया, और उनके भावों में कुछ ऐसा था, इतना पुराना और मौसम की मार से तपा हुआ, जो किसी ऐसे सच के विशेष आकार को पहचान सकता था जिसे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था, जो कुछ ऐसा नर्म हो गया जो अचूक रूप से धैर्य जैसा दिख रहा था।